हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो लेक्चर होने वाला है ये आपका होने वाला है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए। सब्जेक्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। बीए ऑनर्स का सब्जेक्ट है। इसमें हम यूनिट सेकंड कराने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट हमने करा दिया है और बहुत सारे बच्चों ने उसमें कमेंट किया था, ठीक है, आगे की सारे यूनिट्स के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करो, ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे आपके इस वाले यूनिट में, उतनी ही जल्दी मैं आपके आगे के सारे चैप्टर करा दूंगा, आपके एग्जाम से पहले करा दूंगा, अगर आप अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देते रहते हो तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो आप जाके उसको ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे जाके एकलव्य स्नातक 1 ये आपको सर्च करना है। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स जो है आने वाले समय पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। इस नाम से आप मुझे सर्च करोगे और वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में सब्जेक्ट को बोला जाता है राजनीतिक सिद्धांत की समझ, ठीक है। और इंग्लिश में हम पढ़ते हैं इसको अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो आज हम सेकंड यूनिट की बात करने वाले हैं। तो सेकंड यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कौन से टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे है, एक बार आप इसे देख लीजिए। व्यवहारवाद को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम नैतिक सिद्धांत के बारे में समझेंगे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण को समझेंगे। फिर नैतिक सिद्धांत और व्यवहारवाद के बीच में कुछ डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझेंगे। और फिर राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए कितने दृष्टिकोण हैं इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहले एक टर्म से यूज करते हैं। टर्म मतलब एक शब्द है जिसको कहा जाता है हर्मेन्यूटिक्स, ठीक है। ये जो हर्मेन्यूटिक्स टर्म है, ये जो शब्द है, ये किस लिए यूज किया जाता है, किस संदर्भ में यूज किया जाता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होगी। तो देखिए, हर्मेन्यूटिक्स जो शब्द है ये दार्शनिक, यानी ये एक दार्शनिक व्याख्यात्मक पद्धति है, ठीक है। एक फिलॉसफी वाली व्याख्या है, आप ऐसा मान लीजिए इसे। जिसका उद्देश्य जो होता है वो किसी भी टेक्स्ट, यानी कुछ लिखित में कोई टेक्स्ट अवेलेबल है, कोई आर्टिकल, ठीक है, कोई लेख, कोई नोट्स, कोई निबंध, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो जो भी टेक्स्ट है, या मान लो कोई भाषण है या कोई विचार है, ठीक है, किसी का कोई विचार है या कोई प्रतीक है, उसको गहराई से समझना और उसकी सही व्याख्या करना जो होता है उसको हम बोलते हैं हर्मेन्यूटिक्स, ठीक है। अब ये जो हर्मेन्यूटिक्स है बहुत ही सिंपल है। किसी भी चीज के बारे में गहराई से उसका अध्ययन करना, उसको अच्छे से समझना और उसकी व्याख्या करना, ये क्या कहलाता है? हर्मेन्यूटिक्स कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने कोई, मैं आपको मैं 2 पेज या 3 पेज का कोई आर्टिकल लिख के दे देता हूँ, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ भाई ये मैंने आपको आर्टिकल दे दिया है, इस आर्टिकल को आपको 2 दिन का टाइम है, यानी आपको 2 दिन का टाइम दे दिया, मान लो 2 से 3 दिन का टाइम दे देता हूँ। और मैं आपसे बोलता हूँ कि ये आर्टिकल जो मैंने आपको लिख के दिया है, आपको 2 से 3 दिन में इसको तैयार करना है और फिर इसके बारे में आपको मुझे वापस से बताना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप जो ये नोट्स है उसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ोगे, बहुत गहराई से उसको समझोगे और फिर उसकी व्याख्या आप करोगे मेरे सामने कि आपने उसे पढ़ के क्या समझा और उसको मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ये एक तरह से हर्मेनेटिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज जो होता है वो राजनीतिक विज्ञान में बहुत जगह पे होता है। तो आगे हम कैसे इसको समझेंगे, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, वो सब आगे की स्लाइड में आपको दिखेगा। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब जल्दी जल्दी कराते हैं, ठीक है। तो देखिए ये शब्द कहाँ से आया, पहला तो आपका क्वेश्चन यही बनना चाहिए। तो ये ग्रीक लैंग्वेज जो है, ग्रीक शब्द है हर्मेनियो, उससे निकला है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है किसी चीज की व्याख्या करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज का अर्थ निकालना या फिर उसको ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हर्मेनियो में आ जाता है और हर्मेनियो से ही हर्मेनेटिक्स निकला है। नेक्स्ट, हर्मेनेटिक्स जो होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो देखो, हर पार्ट का एक स्पष्ट और एक गहन अर्थ होता है। कोई भी पार्ट होगा, कोई भी चैप्टर होगा, कोई भी विचार होगा, कोई भी निबंध होगा, कोई भी आर्टिकल होगा, कोई भी लेख होगा, सबका कहीं ना कहीं एक डीप, एक गहरा अर्थ जरूर होता है, ठीक है। तो हर्मेनेटिक्स जो होता है वो हमको उस गहरे अर्थ को समझने में ही मदद करता है, हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि लेखक क्या कहना चाहता था। इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे मान लो कोई लेख है आपके सामने, तो आप उसको जब गहराई से अध्ययन करोगे ना, तो आप ये समझोगे सबसे पहले कि लेखक जो है, लिखने वाला जो है, वो क्या कहना चाहता है, वो किस समय, समाज और राजनीतिक स्थिति में लिख रहा है। यानी कि वो जो लेख आपके सामने है वो किस समय लिखा गया है, उस समय का समाज कैसा था, उस समय की राजनीतिक अवस्थाएं कैसी थी, ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता लग जाएगा, या किस कॉन्टेक्स्ट में उसको कहा जा रहा है। नेक्स्ट है उस पाठ का आज क्या मतलब है, ठीक है। जो वो आर्टिकल है उसका आज के समय में, वर्तमान में क्या उसका कोई अर्थ है या नहीं है।
पाठ में छिपे हुए संकेत, कोई रूपक, कोई प्रतीक या कोई गहरा विचार है क्या, वो सारी चीजों का अध्ययन हो जाता है। ठीक है, तो हर्मेनेटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें लेखक के बारे में पता लगता है, लेखक क्या कहना चाहता है ये पता लगता है, किस समय में लिखा गया है ये पता लगता है, उस समय में किस परिस्थिति में लिखा गया है। ठीक है, सारी चीजें हमको यहाँ से पता लग जाती है। तो बहुत ही सिंपल है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हर्मेनेटिक्स है जिसको हम अभी तक पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहाँ पर होता है, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है किसी धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या में। मान लो कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, चाहे वो गीता है, ठीक है, चाहे मान लीजिए बाइबल है, कोई वेद वगैरह है, तो अगर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है, उसको उसकी व्याख्या की जाएगी, तो उसके व्याख्या करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो आप ये मान लो ये जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं इनके अर्थ को सही तरीके से समझने, समाज में लागू करने और धार्मिक नियम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला पॉइंट तो आप बताओगे धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने में। सेकंड कहाँ पे यूज होगा? लिटरेचर में, यानी जो लिटरेचर होता है, जो साहित्यिक जो रचनाएं होती हैं, जो साहित्यिक कृतियां होती हैं, ठीक है, मान लो कोई कविता है, कोई काव्य है, कोई नॉवल है, कोई स्टोरी है, ठीक है, जिनमें प्रतीकात्मक भाषा होती है, उसको एक्सप्लेन करने में ये हमारी मदद करता है। तो हर्मेनेटिक्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है ये आप समझ गए। इसके बाद आगे चलते हैं। थर्ड है कानून, कानूनी दस्तावेज, यानी संविधान या कानून की जो किताबें हैं, कानून किस उद्देश्य से लिखा गया था ये समझाने में क्या करता है, ये हमारी मदद करता है। ठीक है, फिर राजनीतिक सिद्धांत, हमारा जो मेन फोकस है ना वो राजनीतिक सिद्धांत है, क्योंकि आपकी बुक जो है पूरी बुक ही राजनीतिक सिद्धांत में, और राजनीतिक सिद्धांतों में भी हर्मेनेटिक्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए हमको इसमें पढ़ना पड़ रहा है, वरना हम पढ़ते थोड़ी इसको, हमारे सिलेबस में ही नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है राजनीतिक सिद्धांत, यानी जो प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, मार्क्स हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स हो गए, मैकियावेली हो गए, ये जो महान विचारक रहे हैं, ठीक है, तो इन विचारकों को सही तरीके से समझने में ये हमारी मदद करता है। इनके विचारों को अगर हमें सही तरीके से समझना है तो उसमें ये हमको क्या करेगा, मदद करेगा, हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हर्मेनेटिक्स जो होता है उसकी क्या भूमिका होती है? तो देखिए, राजनीतिक दर्शन जो होता है, जो फिलॉसफी होती है, वो बहुत जटिल होती है, हर कोई इसको समझ नहीं पाता, उसका बहुत गहरा अर्थ होता है। कई बार एक राजनीतिक, कोई मान लो कोई राजनीतिक विचार है, उसके बहुत सारे अर्थ निकल जाते हैं, यानी कि कई बार उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो इसलिए राजनीतिक सिद्धांत में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अर्थ को हम सही तरीके से समझ सकें। तो हर्मेनेटिक्स जो होता है उनकी व्याख्या में मदद करता है, जो सिद्धांत होते हैं उसकी व्याख्या में मदद करता है, उसके मूल विचारों को समझ सकें इसमें भी हमारी हेल्प करता है, कि जो भी राजनीतिक सिद्धांत है उसको एग्जैक्ट वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट हमको बताता है। उनके समय का राजनीतिक सामाजिक संदर्भ हम जान सकते हैं, उनके विचारों को आज के अर्थ में हम निकाल सकते हैं, गलत या पक्षपाती व्याख्याओं से हम बच सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी थी जिसको मार्क्सवाद कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, अभी मैं आपको मार्क्सवाद के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी थी मार्क्सवाद, जिसमें वर्ग संघर्ष की बात करी थी उसने। ठीक है, अब जब हम उसको पढ़ते हैं तो नॉर्मली आप तो सिलेबस की तरह पढ़ रहे हो, पढ़ के निकल जाओगे, लेकिन अगर आप हर्मेनेटिक्स का यूज करते हो, गहराई से पढ़ते हो, तो आपको समझ में आएगा कि वो लिखने वाला कौन था, कार्ल मार्क्स था, किस विचारधारा से संबंधित था, ठीक है, उसकी विचारधारा आपको पता लग जाएगी, किस समय लिख रहा था वो, तो वो समय यानी वो काल पता लग जाएगा, उस समय में क्या राजनीतिक स्थिति थी, परिस्थिति थी, कैसी राजनीति थी वो आपको पता लग जाएगा, उसको वो क्यों लिखना पड़ा, वर्ग संघर्ष के बारे में उसको क्यों बताना पड़ा, ये भी आपको पता लग जाएगा। यानी हर एक चीज के बारे में बहुत गहराई से आपको पता लग जाएगा। इसी को हर्मेनेटिक्स कहा जाता है, और किसी भी राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कैसे नेताओं ने हर्मेनेटिक्स का उपयोग किया है, यानी जो नेता हमारे होते हैं उन नेताओं ने इसका इस्तेमाल कैसे करा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लेनिन और स्टॉलिन की, इनकी बात समझते हैं। तो लेनिन और स्टॉलिन जो है दोनों ने मार्क्स, यानी जो कार्ल मार्क्स थे उनके विचारों की अपनी तरीके से व्याख्या करी, उन्होंने उनके विचारों को पढ़ा और अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उन्होंने मार्क्सवाद को सोवियत मॉडल के अकॉर्डिंग ढाल दिया, जो मार्क्सवाद था, सोवियत जो कम्युनिज्म था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मार्क्सवाद को ढाल दिया। इससे साम्यवादी, यानी जो कम्युनिज्म है, साम्यवादी राज्यों की जो पॉलिसी है, जो नीतियां हैं और शासन व्यवस्था तय हुई। ठीक है, इन्होंने कार्ल मार्क्स के विचारों को अपनाया,
सोवियत प्रणाली के अकॉर्डिंग ढाल दिया और उसी प्रकार से इन्होंने क्या बनाई, पॉलिसी बनाई, नीति बनाई। ठीक है, ये तो हो गया लेनिन और स्टालिन। फिर इसके बाद बात करते हैं हिटलर और नाजी विचारधारा। तो हिटलर ने क्या करा, कुछ ग्रंथ, ठीक है, जैसे कि ये है गोबिनियो हो गया, चैम्बरलेन हो गया, ठीक है, इसकी गलत व्याख्या कर नस्लवाद, यहूदी विरोध और आर्य श्रेष्ठता को उचित ठहराया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज और है, हम किसी भी ग्रंथ की जब व्याख्या करते हैं तो हम उसकी सही व्याख्या भी कर सकते हैं, उसकी गलत व्याख्या भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हिटलर और की जो नाजी विचारधारा है उसने क्या करा, कुछ ग्रंथों को लिया, उसकी गलत व्याख्या करी, नस्लवाद को बढ़ावा दिया, यहूदियों का विरोध करा, ठीक है, आर्यों को श्रेष्ठ से ठहराया। तो ये हर्मेनेटिक्स का इस्तेमाल जो है इस तरीके से भी होता है, हालांकि गलत व्याख्या उसके द्वारा नहीं की जाती। यहाँ तो आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी व्यक्ति ने कैसे गलत व्याख्या की है। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड है धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। तो देखो हर धर्म में ग्रंथों की अलग अलग व्याख्या होती है, उन व्याख्याओं से कानून, परंपरा और राजनीतिक कदम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल शरीयत, कैनन लॉ, हिंदू धर्मशास्त्र, बौद्ध विनय। ठीक है, ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं कि ये जो धर्म ग्रंथ है इनके तहत इनकी अलग अलग व्याख्या हुई है और इनके अकॉर्डिंग परंपराओं को माना जाता है और कहीं ना कहीं राजनीति भी उस चीज से प्रभावित होती है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देखो, किसी भी राजनीतिक विचार को सही तरीके से कैसे समझे, ये हमको कहीं ना कहीं हार्मोनेटिक्स जो मेथड होता है, जो विधि होती है, वो हमको बताती है। तो इसमें कुछ चरण बताए गए हैं। ठीक है, नीचे कुछ चरण दे रखे हैं, उन पर हमें क्या करना है, उन चरणों को समझना है कि कैसे हम किसी विचार का सही जो अर्थ है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब समझिए। सबसे पहले मान लो आपके सामने मैंने आपको एक बुक दे दी, या मान लो मैंने 4-5 पेज का आर्टिकल दे दिया और बोल दिया कि भाई इसको, इसकी व्याख्या करो, इसको समझो, बताओ मुझे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पाठ को ध्यान से पढ़ोगे, पाठ को आप पढ़ोगे, फिर आप ये देखोगे कि लेखक कौन है, यानी उसको लिखने वाला कौन है, उसने क्या कहा है, यानी उसमें जो लिखे हुए हैं जिसके भी वो विचार है उसमें क्या विचार हैं, कौन से शब्दों पे ज्यादा जोर दिया गया है, बहुत गहराई से अध्ययन होता है। ठीक है, पहला तो स्टेप ये है। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, ऐतिहासिक संदर्भ में, यानी इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में उसको समझना होता है। तो उस समय की, यानी जब वो लिखा गया था उस समय की राजनीति कैसी थी, उस समय के समाज की संरचना कैसी थी, उस समय लेखक जो है, लेखक की परिस्थिति कैसी थी, कहीं ऐसा ना तो नहीं था कि लेखक किसी के दबाव में लिख रहा हो। ठीक है, तो ये भी चीजें देखी जाती है इसमें। नेक्स्ट, लेखक की मंशा, यानी लेखक जो है वो लिखना जो चाह रहा है उसकी मंशा को भी हमें समझना है। ठीक है, उसका इंटेंशन क्या है, वो किस समस्या का समाधान दे रहा था, वो किसके विरोध में लिख रहा था और किस आदर्श को वो स्थापित करना चाहता था। राजनीतिक सिद्धांतों में यही चीजें तो हमें देखनी होती है। नेक्स्ट है पाठ जो है उसको विभिन्न अर्थों में देखना है, यानी उसको गहराई से देखना है। ठीक है, उसको सतही ऊपर ऊपर से उसको देख लेना है क्या अर्थ है, गहरे अर्थ में देखना है, प्रतीक या रूपक के रूप में देखना है, कहीं किसी प्रतीक के रूप में तो उसको नहीं दिखाया जा रहा है। और फिर लास्ट में उसको कंपेयर करना है आज की दुनिया से, यानी वो जो हमारे सामने विचार है क्या आज की दुनिया से वो कंपेयर हो सकता है, आज उसको लागू करें तो क्या लागू करना सही होगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे, यानी आधुनिक समाज में, आज के समाज में, राजनीति में क्या उसका उपयोग है, अगर उपयोग है तो वो कैसे किया जा सकता है, उसके क्या फायदे हो सकते हैं, अगर उपयोग नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें ये भी समझना होता है। तो ये होता है किसी राजनीतिक सिद्धांत को बहुत गहराई से समझना हर्मेनेटिक मेथड के इस्तेमाल से, वरना कोई उसका गलत अर्थ भी निकाल सकता है। ठीक है, गहराई से पढ़ोगे तो गलत अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक जो था हर्मेनेटिक्स वो खत्म हो गया। आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं अनुभवजन्य दृष्टिकोण। ठीक है, जैसे कि व्यवहारवाद जो है ये अनुभवजन्य दृष्टिकोण होता है, इसको बिहेवियरलिज्म कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, माफ करना मेरी थोड़ी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, कई बार मैं कुछ अलग ही बोल देता हूँ, लेकिन आप हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, आप इसको समझना। व्यवहारवाद क्या है इसको हमें समझना है। तो ये जो राजनीतिक विज्ञान है ना, इसका एक आधुनिक दृष्टिकोण है। ठीक है, पहले नहीं था ये बाद में आया हुआ दृष्टिकोण है, एक नजरिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यवहारवाद। तो चलिए व्यवहारवाद को हम क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं। बिहेवियरलिज्म जो है ये क्या कहता है, व्यवहारवाद जो है वो क्या कहता है, इसको देखते हैं। तो राजनीति को समझने के लिए, ठीक है, राजनीति को समझने के लिए हमें लोगों के जो वास्तविक व्यवहार है उसको वैज्ञानिक तरीके से हमें उसका अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, उसका अध्ययन करना चाहिए। यानी व्यवहारवाद कहता है यदि हमें राजनीति को समझना है
तो हमको लोगों का जो व्यवहार है, जो उनका बिहेवियर है, हमको उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो आप कहोगे इसका अर्थ है केवल विचार या केवल सिद्धांत या केवल कोई फिलोसफी, कोई दर्शन पढ़ने से राजनीति आप नहीं समझ पाओगे कि आपने किसी के विचार पढ़ लिए, आपने किसी के दर्शन को पढ़ लिया और आप राजनीति को समझ जाओगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको, लोगों के व्यवहार को समझना पड़ेगा, व्यवहार का अध्ययन करना ही व्यवहारवाद है, ठीक है। तो आगे देखो, इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लोग वोट कैसे देते हैं, ठीक है, क्या सोच कर देते हैं, कैसे उनके अंदर गुस्सा आता है सरकार के प्रति, कैसे अपने गुस्से को वोट में बदलते हैं, हर एक चीज को कैसे प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो धरना प्रदर्शन होता है, कोई स्ट्राइक होती है, तो वो कैसे करते हैं, कैसे नेता डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों का अध्ययन करना जरूरी है। केवल लिखी लिखाई बातों को पढ़ लेना उससे काम नहीं चलने वाला है, व्यवहार का अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हमको कौन बताता है, व्यवहारवाद बताता है, ठीक है। आई होप बहुत आसान है, आसानी से आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं व्यवहारवाद जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, व्यवहारवाद जो है वो राजनीतिक विज्ञान यानी जो पॉलिटिकल साइंस होती है, इसका एक दृष्टिकोण है, एक नजरिया है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं या जो राजनीतिक संस्था है, ठीक है, हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कुछ भी, हमारी कोई संस्था भी हो सकती है या फिर देश में हुई कोई राजनीतिक घटना हो सकती है, उसके वास्तविक देखे जाने वाले और मापे जाने वाले व्यवहार के आधार पर उसको समझा जाता है, ठीक है। यानी उन घटनाओं को इस तरीके से देखा जाता है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है, उसको हम माप तोल सके कि हाँ भाई ये चीज़ सही है या गलत है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, व्यवहारवाद बोलते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि व्यवहारवाद क्या कहता है। ये कहता है कि राजनीति लोगों के व्यवहार में दिखाई देती है, हमको लोगों के बिहेवियर में दिखाई देती है, जैसे लोग करते हैं उसी से राजनीति बनती है। यानी लोग जिस प्रकार से कोई कार्य करते हैं उसी से क्या होता है, उसी से राजनीति बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं व्यवहारवाद जो है ये क्यों आया, हमको इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, जो पारंपरिक राजनीतिक विज्ञान था, जो पहले था राजनीतिक विज्ञान, उसमें हम क्या करते थे, जो दार्शनिक यानी जो फिलोसोफर होते थे या जो उनकी नैतिक आदर्शवादी जो विचारधारा थी उसको हम समझते थे। हम बस इस चीज पे फोकस करते थे, कैसा होना चाहिए इस पे हम चर्चा करते थे। यानी राज्य को कैसा होना चाहिए, नागरिक को कैसा होना चाहिए, संस्थाओं को कैसा होना चाहिए, न्याय व्यवस्था को कैसा होना चाहिए, बस हम इन्हीं चीज़ों पे बातें करते थे। और ये कहीं ना कहीं फिलोसफी पे डिपेंड होती थी, आदर्शवादी विचारधाराओं पे डिपेंड होती थी, ठीक है। ये सब पहले ऐसे चलता था, लेकिन बाद में आया व्यवहारवाद। अब जब व्यवहारवाद आ गया तो ये जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो राजनीतिक विज्ञान थी उसमें कुछ बदलाव आया, ठीक है। अब इसमें वैज्ञानिक पद्धति आ गई है। केवल हम बात नहीं करेंगे कैसा होना चाहिए, हम इसके और आगे जाएंगे। यानी व्यवहारवाद कहता है कि ये एक वैज्ञानिक पद्धति लेकर आया है और वास्तव में क्या हो रहा है इस पे ध्यान देता है कि हो क्या रहा है समाज में, सरकार जो है वो कैसे बनी है, सरकार कैसे काम कर रही है, जनता को क्या अधिकार चाहिए, कौन से अधिकार उनको मिले हुए हैं, वो अधिकार कैसे काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कानून तो बना हुआ है पर कानून का पालन नहीं हो रहा है, इस चीज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, ठीक है। फिर ये जो रिवोल्यूशन था ये 1940 से 60 में, ठीक है, ये दृष्टिकोण जो था बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया क्योंकि लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक तरीके से था, इसमें सही गलत की परख की जा सकती थी। पहले वाले तरीके में सही गलत की परख उस तरीके से नहीं हो पाती थी, ठीक है। आगे देखो, व्यवहारवाद जो है वो किन बातों का अध्ययन करता है, तो सारी बातें मैंने एक ही स्लाइड में रख दी है, आसानी से आप समझ जाओगे। तो व्यवहारवाद जो है वो मतदान का व्यवहार, ठीक है, जो वोटिंग बिहेवियर है उसको दिखाता है। यानी लोग जो हैं वो किसे और क्यों वोट दे रहे हैं। आपने देखा होगा ना कि जब कहीं चुनाव होते हैं लोग माइक लेके पहुंच जाते हैं, बताइए आप क्या चाहते हैं, ठीक है, किसको वोट देना चाहते हैं, क्यों वोट देना चाहते हैं, उनका काम पसंद आया, एक्स वाई जेड पूछते हैं। तो वो भी एक तरह से व्यवहारवाद, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जानने की कोशिश करता है कि लोग किसे और क्यों वोट देते हैं, जाति, धर्म या कोई वर्ग या मीडिया का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करता है। फिर राजनीतिक भागीदारी जो है इसका अध्ययन करता है, यानी रैलियां, कौन कितनी रैलियां कर रहा है, कौन सी पार्टी कहाँ रैली कर रही है, चुनाव अभियान को देखता है, राजनीतिक चर्चाओं को देखता है, सोशल मीडिया पे क्या व्यवहार चल रहा है, ठीक है, तो इसको देखता है। फिर असामान्य राजनीतिक गतिविधियां, मान लो कहीं पे कोई प्रदर्शन हो गया जो कि अच्छी चीज नहीं है, कहीं पे कोई दंगा हो गया जो कि अच्छी चीज नहीं है, मान लो विरोध प्रदर्शन हो गया, आग वगैरह लगा दी, ये समाज के लिए अच्छी चीजें नहीं है।
तो इन चीजों का भी अध्ययन करता है कि आखिर ये क्यों हुआ, लोगों ने ऐसा करा तो उनके मन में ये गुस्सा क्यों आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि नेतृत्व का व्यवहार, यानी नेता कैसे डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, नेता की जो छवि है वो कैसे बनती है। फिर इंटरेस्ट जो ग्रुप होते हैं जिसको हित समूह कहते हैं उनका व्यवहार, जैसे कि किसान यूनियन का क्या व्यवहार है, व्यापारी संगठनों का क्या व्यवहार है, जो स्टूडेंट की जो यूनियन होती है उसका क्या व्यवहार है। ठीक है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी देखे जाते हैं, यानी राज्य का यानी हमारी सरकार का गैर राज्यिक जो कारक हैं उसका क्या व्यवहार है, युद्ध, शांति, गठबंधन व्यवहार, इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो व्यवहारवाद जो है इन सभी चीजों का अध्ययन करता है। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो, वैसे तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा पर आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। ठीक है, ताकि आपको आसानी से एक ही फ्रेम में सारी चीजें मिल जाए। फोर्थ पॉइंट है कि व्यवहारवाद जो होता है इसके मेन जो सिद्धांत होते हैं, मेन जो की फीचर है वो कौन से होते हैं। तो मेन सिद्धांत में क्या है, अनुभवजन्य। ठीक है, अनुभवजन्य इसका मतलब क्या है, वास्तविक तथ्यों और प्रमाणों पे आधारित होता है। जो एक्चुअल में जो फैक्ट होते हैं ये फैक्ट पे आधारित होता है, सबूतों पे आधारित होता है। ठीक है, ये किसी भी प्रकार के इमोशन या फिलोसफी पे आधारित नहीं होता, क्योंकि व्यवहारवाद से पहले जो ट्रेडिशनल या जो पारंपरिक जो राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन होता था वो कहीं ना कहीं इमोशंस पे भी आधारित था, फिलोसफी पे भी आधारित था। ठीक है, और विचारों पे भी आधारित था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये वास्तविक फैक्ट देखता है, फैक्ट के साथ ही बात करता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीका है ना, इसलिए। सेकंड है वैज्ञानिकता, इसमें सर्वे किया जाता है, सर्वे की रिपोर्ट देखा जाता है, डेटा देखा जाता है। ठीक है, सांख्यिकी देखा जाता है, डेटा का विश्लेषण किया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। व्यवहार पे जोर दिया जाता है, यानी संस्थाओं से ज्यादा इंसानों के व्यवहार पे अध्ययन इसमें होता है। फिर इसमें निष्पक्षता होती है, यानी किसी का पक्ष नहीं लिया जाता। ठीक है, तो जो शोधकर्ता होता है, शोधकर्ता की व्यक्तिगत यहाँ पे राय नहीं चलने वाली, यानी जो शोध कर रहा है उसकी क्या राय है वो नहीं चलेगी। ठीक है, डेटा जो है वो खुद निर्णय देगा, वो जो डाटा इकट्ठा करेगा उससे पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है परिकल्पना और परीक्षण, यानी कि जैसा आपने देखा होगा विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करके सिद्ध किया जाता है ना, साइंस में आपने देखा होगा, उसी प्रकार से यहाँ पे भी वही होता है। पहले फैक्ट इकट्ठा करा जाता है, डेटा इकट्ठा किया जाता है, बाद में फिर कोई डिसीजन या कोई बात होती है। नेक्स्ट है अंतर विषयकता, यानी मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, सबका उपयोग जो है राजनीति के अध्ययन में कर लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे सब्जेक्ट इसमें आपको दिख जाएंगे। जब व्यवहारवाद का इस्तेमाल होता है, फैक्ट इकट्ठे किए जाते हैं, तो कई सारे सब्जेक्ट इसमें दिख जाएंगे। मनोविज्ञान का भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, लोगों को व्यवहार को समझना है तो मनोविज्ञान आएगा ही आएगा। फिर इसमें समाजशास्त्र भी आ जाएगा, क्योंकि समाज में ही जाके सर्वे होता है, समाज में सोसाइटी में ही सर्वे हो रहा है। यहाँ पे अर्थशास्त्र यानी कि कुछ इकोनॉमिक डेटा भी लिया जाता है। फिर सांख्यिकी, आपको पता है जब डाटा इकट्ठा किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, तो डाटा तो इकट्ठा होगा, तो ये भी उपयोग में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं। व्यवहारवाद जो होता है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका महत्व है, क्या ये इंपॉर्टेंट है भी या नहीं, ये समझना है आपको। तो व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को बहुत ज्यादा वैज्ञानिक बना दिया है, पहले के मुकाबले अधिक वस्तुनिष्ठ बना दिया है, यानी कि जो भी डिसीजन होगा वो सबके लिए एक जैसा ही होगा। ठीक है, फिर क्या है, अधिक डेटा आधारित, यानी डेटा पे आधारित ज्यादा हो गया है। मानव केंद्रित बना दिया, क्योंकि मानव को ही केंद्र में रख के सब कुछ होता है, मानव के बिहेवियर को ही इसमें मेन माना जाता है। ठीक है, इससे क्या है, समाज के सवालों को, जो समाज के सवाल है उसका आंसर कैसे हो जाएगा, तथ्यों यानी फैक्ट के आधार पे, सबूतों के आधार पे उसको समझना आसान हो जाएगा, उनके सवालों को जवाब देना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो व्यवहारवाद होता है इसके कुछ एग्जाम्पल, व्यवहारवाद के कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट, चुनाव का अध्ययन। अब मान लो किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, तो किस राज्य में किस जाति किस समुदाय ने किसको वोट दिया और क्यों वोट दिया, इसका अध्ययन किया जाता है। फैक्ट पूरा इकट्ठा किया जाता है, लोगों का सर्वे करा जाता है, लोगों से पूछा जाता है कि आपने इसको ही वोट क्यों दिया, उसको क्यों नहीं दिया। तो जो डेटा इकट्ठा होता है, ठीक है, वो सारा का सारा क्या है, मानव के व्यवहार का ही अध्ययन है। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ये बहुत आसान है, सोशल मीडिया पॉलिटिक्स। ठीक है, यूथ जो है वो किस पोस्ट पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। मान लो किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई पोस्ट डाली है, अब जो यूथ है, जो यंगर जनरेशन है, वो कैसे उस पर प्रतिक्रिया दे रही है, क्या लोग उसको कमेंट में अच्छा बोल रहे हैं या फिर लोग उसका विरोध कर रहे हैं, सपोर्ट में आ रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, इस चीज को देखा जाता है। ये भी फैक्ट और डेटा पे ही आधारित हो जाता है, लोगों का व्यवहार ही बता रहा है। ठीक है, थर्ड, आंदोलन कैसे फैलता है, यानी कि
कौन से लोग हैं जो आंदोलन में जुड़ते हैं, क्या कारण होता है जिसकी वजह से जुड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आप ऐसे एग्जाम्पल, अगर पेपर में जैसे मान लो क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आप एक दो एग्जाम्पल लिख दोगे तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्यवहारवाद जो है इसकी दार्शनिक उत्पत्ति, शुरुआत। तो व्यवहारवाद जो है इसकी दार्शनिक जड़ें जो है वो ऑगस्ट कॉम्टे जो हैं, एक विद्वान थे, इनके द्वारा ये विकसित की गई थी। ठीक है, कॉम्टे जो है इन्होंने सामाजिक प्रगति का अध्ययन किया। अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति को सबसे महत्वपूर्ण माना। कॉम्टे मानते थे कि किसी भी सामाजिक अगर प्रगति के बारे में हमको अध्ययन करना है तो हमें उसका वैज्ञानिक तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, उससे हमें जो डेटा मिलेगा वो एक्चुअल में सही होगा। इसके साथ ही लॉजिकल प्रत्यक्षवाद, ठीक है, ने वैज्ञानिक विचारों को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। अगर आपने इससे पहले की यूनिट की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको प्रत्यक्षवाद के बारे में बताया था। ठीक है, तो वो भी आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, तो आपको वहां से भी काफी हद तक समझ में आ जाएगा। उसमें भी कुछ ना कुछ फैक्ट वाली बातें ही होती थी। ठीक है, इसमें देखो, इसमें किसी कथन को तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। सबसे पहला है प्रयोजन में तर्कबद्धता। ठीक है, सेकंड है अनुभव सिद्ध, और थर्ड है अर्थवादिता। यानी तीन कैटेगरी में किसी चीज को बांट कर देखा जाता है। अब व्यवहारवाद की दार्शनिक उत्पत्ति जो है उसको और अच्छे से देखेंगे तो व्यवहारवादी जो है, जो लोग इस विचारधारा को मानते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे पहचाना जाए कि कौन सा सिद्धांत सही है। ये हमेशा फैक्ट पे बात करते हैं। मान लो इनके सामने सिद्धांत रख दिया कोई कि भाई ये प्लेटो का सिद्धांत है या किसी दूसरे विचारक का सिद्धांत है, तो ये तुरंत उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ये पहले उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा सिद्धांत सही है और कौन सा सिद्धांत गलत है, और फैक्ट के आधार पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसे फॉल्सिफिएबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, और ये सवाल दर्शाता है कि व्यवहारवादी जो है अपनी प्रशासनिक और विश्लेषणात्मक जो धारणा है इसमें प्रत्यक्षवाद की निरंतरता को स्वीकार करते हैं। कहने का मतलब है, प्रत्यक्षवाद में हमने क्या पढ़ा था, हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था प्रत्यक्षवाद में, अगर आपको याद हो, कि उसमें भी फैक्ट की बात होती है, डाटा की बात होती है, इमोशंस काम नहीं आते, आदर्शवाद उसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता, फैक्ट पे बात करता है। तो वही चीजें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक फॉल्सिफाइबिलिटी। ठीक है, फॉल्सिफाइबिलिटी, तो ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों की वैधता और सत्यता को मापने में मदद करती है। कि कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत है वो सही है या नहीं है, उसको मापने का काम जो है वो इसके तहत किया जाता है। ठीक है, इस अवधारणा के अनुसार एक वैज्ञानिक सिद्धांत को वैध या सही माना जाता है यदि उसे खुले में परखा और गलत साबित किया जाए। ठीक है, ये सिद्धांत क्या बताता है, सिद्धांत हमें ये बताता है कि किसी भी, कोई भी सिद्धांत है, ठीक है, उसको, उसकी वैज्ञानिकता अगर आप देखोगे या उसको वैध, उसको सही या गलत ठहराओगे, तो उसको, उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए, उसके लिए तरीका ये होना चाहिए कि उसकी परख करनी चाहिए खुले में। ठीक है, सब जगह उसकी परख करो, अगर वो गलत साबित होता है तो वो गलत है, वो सही साबित होता है तो वो सही है। ठीक है, तो ये होता है इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि वैज्ञानिक विधि और प्रक्रिया उसे उसे अस्तित्व में रहने के लिए परख सकती है और उसकी सत्यता को प्रमाणित कर सकती है। कि किसी भी सिद्धांत की प्रामाणिकता को सिद्ध करने में ये जो सिद्धांत है जो आपके पीछे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहारवाद का उदय, यानी ये जो व्यवहारवाद है इसके उदय को देखते हैं। तो ये कब और कैसे उभरा। तो व्यवहारवाद का उदय जो है मुख्य रूप से 1950-1960 के दशक में हुआ था। ठीक है, इसका उदय कब हुआ था, 1950-60 के दशक में हुआ था। इसकी नींव जो है लॉजिकल प्रत्यक्षवाद पर आधारित थी। किस पे आधारित थी इसकी नींव, लॉजिकल प्रत्यक्षवाद। ठीक है, और लॉजिकल प्रत्यक्षवाद का विचार था कि ज्ञान वही स्वीकार्य है जिसे अनुभव, अवलोकन और वैज्ञानिक तरीकों से जांचा जा सके। ठीक है, ये कौन से ज्ञान को सही मानते हैं, जिसको अनुभव के आधार पे सही बता दो, अवलोकन उसका करो, अगर मान लो उसको तुम ऑब्जर्व करते हो, उसकी जांच करते हो, जांच में वो बिल्कुल ठीक बैठना चाहिए, और वो वैज्ञानिक तरीकों से भी उसको जांचा जा सके। अगर वो सब चीजों में जांचा जा सकता है तो ही वो लॉजिकल प्रत्यक्षवाद कहलाएगा। ठीक है, इसलिए व्यवहारवाद ने सामाजिक विज्ञान को वैज्ञानिक, अनुभव आधारित और तथ्य आधारित बनाने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि व्यवहारवाद ने क्या करा, जो सामाजिक विज्ञान है, ये जो हमारी राजनीतिक विज्ञान है, इसको वैज्ञानिक बनाने का काम किया, इसको अनुभवजन्य बनाने का काम किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था।
अब जो व्यवहारवाद है इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इसमें अनुभववाद पे जोर दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि व्यवहारवाद का विश्वास था कि सामाजिक विज्ञान को फैक्ट के आधार पे, आंकड़े के आधार पे, ठीक है, उसको जांच के आधार पे, अनुभव के आधार पे प्रमाणित होना चाहिए। अगर वो अनुभव के आधार पे सही साबित होता है, वो डेटा के आधार पे सही साबित होता है, जांच करने में सही साबित होता है, तो हम उसको क्या मानेंगे, सही मानेंगे। ठीक है, ये हमें कौन बताता है, व्यवहारवाद बताता है। तो ये व्यवहारवाद की विशेषताओं में आएगा। सिर्फ व्याख्या करना, किसी का विचार होना या किसी विचारधारा से समाज को समझना पर्याप्त नहीं होता कि लिखित लिखित मान लो लिखित में कोई कंटेंट मिल गया समाज के बारे में, तो उतने से समझने में कुछ नहीं होगा, बल्कि उसकी जांच करनी होगी क्या सच में वो ऐसा होता था या नहीं होता था। ठीक है, ये आपको बताता है। सेकंड पॉइंट है, व्यवहार जो है उसके अध्ययन को आधार बनाता है। ये क्या करता है, समाज में मानव रहते हैं और मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और उस अध्ययन के आधार पे क्या करता है, इसको ये सही बनाता है। ठीक है, लोग कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं और कैसे क्रिया करते हैं, इसको मापता है, विश्लेषित करता है। इसलिए व्यवहारवादी अनुसंधान जो है, व्यवहारवादी क्या करता है, अनुसंधान में फोकस करता है। ठीक है, मानव के व्यवहार को देखता है, व्यक्तिगत क्रियाओं को देखता है, राजनीतिक भागीदारी को देखता है, उसके वोटिंग पैटर्न को समझता है, उसके निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको समझता है। तो ये दृष्टिकोण जो है समाज की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली को समझने में कहीं ना कहीं मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है समस्याओं के समाधान पे जोर। तो व्यवहारवाद जो है सिर्फ समाज का वर्णन नहीं करता, वो समस्याओं की पहचान भी करता है। ठीक है, क्या समाज में समस्या है, उस समस्या से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करता है, उसका विश्लेषण करता है, वैज्ञानिक समाधान पेश करने का जोर देता है। ठीक है, वैज्ञानिक समाधान कैसे हो सकता है उस समस्या का, इस पे भी जोर देता है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल है, मतदान कम क्यों हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम है कि मतदान कम क्यों हो रहा है, वोट लोग कम क्यों डाल रहे हैं, लोग किन कारणों से हिंसा में शामिल हो जाते हैं, ये एक दूसरा कारण है। समाज में असमानता कैसे घटाई जा सकती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे चर्चा करता है और उन समस्याओं का एक वैज्ञानिक तरीके से सॉल्यूशन देता है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित अनुसंधान। यानी व्यवहारवाद के अनुसंधान की विशेषता अगर आप बताओगे तो आप बताओगे इसका स्पष्ट उद्देश्य होता है, सटीक समस्या का चयन होता है, घुमाव फिराव कुछ भी नहीं होता, अनुभवजन्य डेटा इकट्ठा किया जाता है, वैज्ञानिक तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और निष्कर्ष जो होते हैं वो भी तार्किक और विश्लेषण होता है उसका पूरा, यानी निष्कर्ष जो होगा वो लॉजिकल होगा, ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी बोल दिया, जो भी होगा वो लॉजिकल होगा। नेक्स्ट है सिद्धांतों को वैज्ञानिक परीक्षण से गुजारना। ठीक है, जो भी सिद्धांत होते हैं वो वैज्ञानिक परीक्षण से गुजरते हैं। व्यवहारवाद कहता है कि कोई भी सिद्धांत तभी मान्य है जब उसका प्रयोग जो है वो डेटा से प्रमाणित हो। जब तक डेटा यानी डाटा जो है उससे प्रमाणित नहीं होता तब तक व्यवहारवाद को नहीं माना जाएगा। बिना परीक्षण के कोई सिद्धांत या धारणा को माना नहीं जाता है। ठीक है, यानी बिना परीक्षण के कोई सिद्धांत यानी कोई धारणा है, ठीक है, वो माने जाते हैं, विज्ञान नहीं माने जाएंगे। ठीक है, उसको धारणा को आप उसको एक धारणा मान सकते हो। मान लो कोई परीक्षण किए बिना कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया तो आप उसको बोल सकते हो ये धारणा है, किसी का विचार है, लेकिन वो विज्ञान नहीं माना जाएगा, उसको वैज्ञानिक नहीं माना जाएगा, उसको एक्यूरेट या करेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब व्यवहारवाद जो है इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई है, क्योंकि जो चीज होती है उसकी उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पक्ष होते हैं। ठीक है, तो आलोचक आलोचक जो है वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये तथ्यों पे बहुत ज्यादा जोर देता है, बहुत फोकस करता है तथ्यों पे। ठीक है, सिर्फ तथ्यों की बात करता है। आलोचक कहते हैं सिर्फ तथ्यों से किसी सामाजिक घटना को हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, हर अवलोकन से पहले मौजूद किसी सैद्धांतिक समझ के बिना ये संभव नहीं है। एग्जाम्पल, मान लो गरीबी है, गरीबी को मापने के लिए हमें पहले तय करना होगा कि गरीबी जो है वो क्या है, गरीबी क्यों है, गरीबी का कारण क्या है, बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो ये कहता है कि हर चीज को फैक्ट के आधार पे नहीं देखा जा सकता है। फिर कहता है मूल्य मुक्त अनुसंधान संभव नहीं। यानी शुरुआती जो व्यवहारवादी थे उन्होंने दावा किया था कि वो शोध जो है उनका वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, निरपेक्ष है, मूल्य मुक्त रखते थे। ठीक है, कोई वैल्यूज उसमें नहीं होती थी। लेकिन आलोचक जो है वो कहते हैं कि शोधकर्ता की अपनी खुद की मान्यताएं होती है, उसके पहले से पूर्वाग्रह होते हैं दिमाग में। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो मान लो किसी वर्ग से नफरत करता है, किसी धर्म या किसी वर्ग से नफरत करता है, सर्वे करने चला जाएगा तो उसके मन में पहले से नफरत है ना किसी के प्रति, तो वो पूर्वाग्रह उसके अंदर रहता है। ठीक है, तो वो कैसे आप कहोगे कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष बोल रहे हो कि निष्पक्ष है, लेकिन वो कैसे निष्पक्ष हो सकता है। तो इसलिए इसकी आलोचना करिए। और कहीं ना कहीं समाज और उस व्यक्ति की सोच भी उस शोध को प्रभावित करती है, इसलिए पूरी तरीके से मूल्य मुक्त अनुसंधान कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, असंभव मानते हैं, ये सही बात है ये। थर्ड है सिद्धांत का अवलोकन अविभाज्य है। व्यवहारवाद कहता है कि सिद्धांत जो है बाद में आते हैं, पहले
फैक्ट इकट्ठा करो, ठीक है। अब आधुनिक शोधकर्ता जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम कौन से तथ्य इकट्ठा करेंगे भाई, ये सिद्धांत तय करेगा, ठीक है। हम कौन से तथ्य इकट्ठा करेंगे, ये भी तो सिद्धांत ही तय कर रहे हैं, तो कैसे आप हर चीज को निष्पक्ष बता दोगे। इसलिए सिद्धांत और अवलोकन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। फिर व्यवहारवाद में मानव भावनाओं और मूल्यों और प्रेरणा की उपेक्षा, क्योंकि पहले जो विचार होते थे उसमें मानव की भावना को महत्व दिया जाता था, उसके विचारों को महत्व दिया जाता था, ठीक है। ये विचार, इमोशंस, भावनाओं को साइड में रख देता है, ये केवल और केवल फैक्ट की बात करता है। इसलिए भी कहीं ना कहीं ये सही नहीं माना जाता है, कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अत्यधिक वैज्ञानिकता का दुरुपयोग। ज्यादा वैज्ञानिकता डाल दोगे ना तो उसका भी दुरुपयोग होने लग जाएगा, ठीक है। आलोचक क्या कहते हैं, आलोचक कहते हैं कि समाज जो है विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की तरह बनाना गलत है। मनुष्य मशीन थोड़ी है, उसके व्यवहार को पूरी तरीके से आप आंकड़ों के आधार पे, सर्वे के आधार पे, ठीक है, मापन से नहीं समझा जा सकता। आप कहीं समझो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। चुनाव हो रहे हैं हमारे देश में, होते रहते हैं, आपने देखा होगा एग्जिट पोल आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एग्जिट पोल बहुत अच्छा एग्जांपल है। एग्जिट पोल में क्या होता है, जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद न्यूज़ चैनल पे दिखाने लग जाते हैं, भाई इस पार्टी को इतने वोट मिल रहे हैं, इसको इतने परसेंट मिलेंगे, उसको वो मिलेंगे, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें, इसकी सरकार बन रही है, उसकी सरकार बन रही है, पहले से ही बताना शुरू कर देते हैं। अब जब रिजल्ट आता है, कई बार एग्जिट पोल से मैच कर जाता है, आसपास ही आ जाता है, कई बार रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट आ जाता है कि एग्जिट पोल में बताया जा रहा है ये जीत रहा है, असली में वो हार जाता है, कोई दूसरा जीत जाता है। तो ये एग्जिट पोल कैसे बनाए जाते हैं, आंकड़ों के आधार पे, सर्वे के आधार पे, मापन से। क्या हमेशा सही साबित होते हैं, नहीं साबित होते। तो यहाँ पे भी यही बातें आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो ये भी आप ऐसे समझ सकते हो। फिर व्यवहारवादी सिद्धांत जो है इसकी मजबूती, यानी ये जो सिद्धांत है सबसे बड़ी इसकी ताकत है वो ये है कि ये व्यापक, ये ज्यादा से ज्यादा डेटा, ज्यादा से ज्यादा तथ्य और ज्यादा से ज्यादा कठोर सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करता है, और सामाजिक समस्या जो होती है उसको वैज्ञानिक तरीके से समझने की क्षमता रखता है। ये तो इसका पॉजिटिव है, ठीक है। अब प्लूमर और नॉयमेयर जो है, इन्होंने इनका अध्ययन जो था इसको एक एग्जाम्पल की तरह हम समझ सकते हैं, ठीक है। इन्होंने जानने की कोशिश की थी कि विभिन्न देशों में होने वाला जो हिंसक संघर्ष है, जैसे गृह युद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध है, महिला और पुरुषों के जीवन काल में जो लिंग पे आधारित जो भेदभाव होता है, ये कैसे मतलब प्रभावित होता है, ठीक है, इससे। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, 1975 से लेकर 2005 तक 100 से ज्यादा देशों में सर्वे करा, वहां से आंकड़ा इकट्ठा करा। और विशेष बात यह थी कि उन्होंने युद्ध से प्रभावित ही नहीं देखे, उन्होंने केवल ये नहीं देखे कहाँ युद्ध से प्रभावित है, बल्कि उन्होंने आर्थिक स्थिति को भी देखा, शिक्षा के लेवल को भी देखा, राजनीतिक स्थिरता को भी देखा, महिला श्रम भागीदारी को भी देखा, शासन प्रणाली को देखा, सारी चीजों का इन्होंने क्या करा, सर्वे करा, अध्ययन करा, ठीक है। फिर डेटा इकट्ठा करा, यानी जीवन काल के लिए इन्होंने, ये जो डिपार्टमेंट था यूएस का सेंसस, इस डिपार्टमेंट से इन्होंने डेटा लिया, ठीक है। ये सारा डेटाबेस जो उनके पास पहले से था वो सारा डेटा इन्होंने इकट्ठा करा और प्रयोग किए, ठीक है। प्रयोग किए गए अतिरिक्त कारक अध्ययन में इन्होंने क्या करा, कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्वों को डेटा में शामिल करा, जैसे कि किस देश में प्रति व्यक्ति आय क्या है, जीडीपी क्या है, शिक्षा का लेवल क्या है, साक्षरता क्या है, राजनीतिक स्थिरता है या नहीं है, ठीक है, महिला श्रम शक्ति की भागीदारी उस देश में है या नहीं है, शासन का प्रकार कैसा है, डेमोक्रेसी है या कोई दूसरी व्यवस्था है, जातीय संघर्ष है या नहीं है, राज्य का पतन हुआ या नहीं हुआ। इन सारी चीजों को इन्होंने क्या करा, बहुत डिटेल में कई सारे देशों में इन्होंने अध्ययन करा, वहां से डेटा उठाया, ठीक है। अब इसके बाद इनका जो अध्ययन था उसका क्या परिणाम हुआ, इसको समझते हैं। इन्होंने देखा कि महिलाओं पर युद्ध का जो है, युद्ध का जो प्रभाव है वो ज्यादातर नकारात्मक है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो या कोई गृह युद्ध हो, दोनों में महिलाओं का जो जीवन काल है वो पुरुषों की तुलना में कम है, यानी महिलाओं का जीवन काल जो है घटता है। ये कैसे पता लगा, ऐसे पता लगा क्योंकि इन्होंने सर्वे करा, डेटा था, डेटा ही हमको बताता है कि भाई कोई चीज सही है या गलत है, और वैज्ञानिक तरीका होता है। तो ठीक है, इसमें हमें क्या क्या कारण पता लगे कि आखिर महिलाओं के साथ इतना बुरा क्यों है। सुरक्षा की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाओं में गिरावट है, उनके शिक्षा और संसाधनों तक उनकी पहुंच कम है, समाज में उनकी स्थिति जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बताती है कि किस प्रकार से डेटा जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आंकड़े जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला पॉइंट, युद्ध का प्रभाव जो है 3 प्रमुख तंत्रों से आपको समझाना है, ठीक है, समझना है। सबसे पहले युद्ध का प्रभाव को देखेंगे तो आर्थिक हानि देखेंगे, फिर हम देखेंगे विस्थापन, क्योंकि युद्ध होगा तो लोग इधर से उधर भगेंगे, फिर हम देखेंगे यौन हिंसा, ठीक है। युद्ध में क्या होता है, अस्पताल हो चाहे स्कूल हो चाहे सड़क स्वास्थ्य सेवाएं हो सब बर्बाद हो जाता है।
महिलाएं जो होती है इन साधनों पर अधिक निर्भर होने के कारण ज़्यादा प्रभावित होती है, ठीक है, उनको ज़्यादा नुकसान होता है। फिर बहुत बड़ी संख्या में लोग एक देश से भगते हैं दूसरे देश की तरफ, यानी शरणार्थी बनते हैं, ठीक है। और प्रवास के दौरान कई बार भोजन की कमी हो जाती है, स्वास्थ्य संकट हो जाता है, सुरक्षा की समस्या हो जाती है, यौन हिंसा, कई बार युद्ध की परिस्थिति में महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है, सेक्स ट्रैफिकिंग की जाती है, शोषण किया जाता है उनके साथ, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं देखी जाती है। ये सारा कैसे पता लगा हमें? ये सब डेटा से पता लगा, ठीक है, कि डेटा जब इकट्ठा करा गया पूरी दुनिया से तब पता लगा कि ऐसा हुआ। नेक्स्ट है जातीय संघर्ष और राज्य पतन के प्रभाव। जब किसी देश में मान लो जातीय संघर्ष हो, आपस में ही लड़ रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रशासनिक नियंत्रण वहां पे कमजोर होने लगेगा। तब महिलाओं का जीवन और अधिक असुरक्षित हो जाएगा वहां पे, ठीक है, बहुत बुरा उनके जीवन पे असर पड़ता है। नेक्स्ट है नीति संबंधी सुझाव। तो अध्ययन हमको ये बताता है कि युद्ध के प्रभाव कम करने के लिए सरकारों को महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, उनके लिए सहायता कार्यक्रम लाने पड़ेंगे, महिलाओं के लिए हेल्थ सर्विसेज अच्छी करनी पड़ेगी, उनके लिए सुरक्षित शरण केंद्र स्थापित करने पड़ेंगे, रोजगार देना पड़ेगा, ठीक है, महिलाओं की रक्षा संबंधी कानून बनाने पड़ेंगे जिससे उनको बचाव किया जा सके। फिर व्यवहारवादी सिद्धांत जो है उसकी मजबूती का प्रमाण कैसे मिलता है? तो ये अध्ययन हमको दिखाता है कि जो बड़ा डेटा है उसका उपयोग किया जाता है, जो सांख्यिकीय जो आंकड़े होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, सिद्धांत के साथ तथ्यात्मक जो फैक्ट मिलते हैं, जो फैक्ट वाले सबूत होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान को ज़्यादा वैज्ञानिक बनाने के लिए, ज़्यादा सटीक बनाने के लिए, ज़्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए ये जो डेटा है, ये जो अध्ययन है, व्यवहारवादी तरीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्लूमर और ये जो नोए मेयर थे, इन्होंने जो शोध किया था, इनका शोध व्यवहारवाद की इन मजबूतियों को अच्छे से स्पष्ट करता है, ठीक है। ये बताता है कि डेटा आधारित निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत और प्रमाण इनका मेल होना चाहिए, समस्याओं के मूल कारण का वैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए, ठीक है। किसी देश में कोई समस्या है, बार बार दंगे हो रहे हैं मान लो, तो समस्या का मूल कारण पता होना चाहिए, वो दंगे हो क्यों रहे हैं, एक्चुअल में उसके पीछे रीजन क्या है, वो कैसे पता लगेगा? व्यवहारवादी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के बाद पता लगेगा, ठीक है। अगले टॉपिक की बात करते हैं, नैतिक सिद्धांत, ठीक है, यानी नॉर्मेटिव जो थ्योरी होती है इसको समझते हैं, ये अलग टॉपिक है, ठीक है। तो नैतिक सिद्धांत क्या होता है ये समझते हैं। तो ये पूछता है कि सबसे अच्छा जीवन जीने का तरीका क्या होगा। नैतिक सिद्धांत क्या पूछता है कि जीवन जीने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो क्या होगा, ठीक है। ये हमको बताता है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर और समाज के तौर पे हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये क्या बता रहा है हमें? नैतिक सिद्धांत बता रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सही और गलत का निर्धारण करना, अच्छे जीवन का अर्थ समझना, अच्छे जीवन का अर्थ क्या हो सकता है ये समझना, समाज और व्यक्ति के लिए उचित नियम बनाना, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए क्या बेहतर नियम हो सकते हैं उसको बनाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। तो नैतिक उद्देश्य क्या बताता है, नैतिक चीजें क्या बताती है हमें, एक तरह से सोचो, नैतिक सिद्धांत हमें ये बताता है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, ठीक है। अच्छा जीवन जीने का तरीका क्या हो सकता है ये बताता है, हमें समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, जब हम अपने से छोटों से मिलते हैं तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, या मान लो हम बड़ों से मिलते हैं कैसा व्यवहार करना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पे हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज में जाते हैं तब कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमें नैतिकता की बात बताता है। आगे चलो, नैतिक सिद्धांत का आधार देखते हैं। तो नैतिक सिद्धांत जो है वो पुराने समय में नैतिकता को कुछ अंतिम स्रोतों पर आधारित माना जाता था। पुराने समय में अगर हम देखें तो नैतिकता को कुछ लिमिटेड चीजों के आधार पर ही माना जाता था, जैसे कि प्राकृतिक व्यवस्था, जो नेचर की व्यवस्था है, कुछ लोग ईश्वर की इच्छा का नाम दे देते थे, कुछ लोग मानव स्वभाव बोल देते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है आधुनिक नैतिक सिद्धांत। आज के समय पे अगर हम नैतिक सिद्धांत को देखें तो कहीं ना कहीं ये बात करता है फ्री चॉइस यानी स्वतंत्र चुनाव, ठीक है। संदेह की भी बात करता है ये, यानी कि क्या हमारे सिद्धांत सच में अंतिम है या परफेक्ट है या नहीं, यानी संदेह हमें एक मतलब डाउट डाल रहा है हमारे मन में कि जो सिद्धांत, जो चीजें आज हम अपना के बैठे हैं, क्या ये सच में परफेक्ट है, ये अंतिम है, या इसके बाद भी कोई और सिद्धांत हो सकता है जो इससे बेहतर हो सकता है। यानी हमारे मन में डाउट भी डालता है और हमें फ्री चॉइस, यानी फ्री चॉइस हम चुन सकते हैं। मान लो आपके सामने दो ऑप्शन है ए और बी, आपको बोला जाए कि भाई आप इनमें से कोई एक चीज चुन लो, तो आप चुन सकते हो, आप फ्री चॉइस है, मतलब आपको ए अच्छा लगता है तो आप ए को चुन सकते हो, बी अच्छा लगता है बी को चुन सकते हो। तो यानी हमें फ्री चॉइस भी देते हैं और थोड़ा डाउट भी डालते हैं, क्या सही है क्या गलत है, हमें खुद सोचने के लिए मजबूर भी करते हैं, ठीक है। आगे देखो, नैतिक सिद्धांत क्या करना चाहता है
ये तय करना कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए। ठीक है, नैतिक सिद्धांत क्या चाहता है, वो ये तय करना होता है कि हमको काम कैसे करना चाहिए, हमको समाज को कैसे, हमें मतलब समाज को कैसे संगठित करना चाहिए, कैसे हमें समाज में संगठित होना चाहिए। ठीक है, नैतिक सिद्धांत प्रयास करता है कि क्या पूरी तरह से भरोसेमंद अंतिम मानक मौजूद है या नहीं है। तो इन सारी चीजों को हमें नैतिक सिद्धांत दिखाता है। अब थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि कहाँ से ये शुरुआत हो रही है, कैसे हो रहा है। ठीक है, इसका हिस्टोरिकल ओरिजिन देखते हैं, ऐतिहासिक मूल। तो देखिए, नैतिक सिद्धांत के उद्देश्य को देखेंगे सबसे पहले। इसका नैतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है सही व्यवहार सिखाना, ताकि लोग अच्छे से अच्छा व्यवहार सीखें। आपने देखा होगा स्कूल में नैतिक शिक्षा आपको बताई जाती थी। नैतिक शिक्षा यानी हमें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, देश की रक्षा के लिए काम करना चाहिए, देश की अखंडता को खतरा नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, बड़ों के साथ हमें अलग कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ भी हमें मतलब इज्जत से पेश आना चाहिए। ठीक है, विनम्र होकर हमें सबसे बात करनी चाहिए। ये सब नैतिक बातें हमें सिखाई जाती थी स्कूल में। तो नैतिक सिद्धांत हमको यही सिखाता है कि हमें सही से व्यवहार करना। ठीक है, समाज को कैसे संगठित किया जाए ये हमको बताता है। जीवन के स्थायी यानी अपरिवर्तनीय जो मानक हैं उसको खोजने की कोशिश करता है। नैतिक और सामाजिक जो समस्या हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको हल करने के लिए हमको मार्ग दिखाता है। फिर नैतिक सिद्धांत का मूल आधार क्या है, इसका आधार है कि विचारशील। ठीक है, यानी कि विचारशीलता है इसका मेन आधार, जो है विचारशीलता, रीजनिंग, सोचना है आपको क्या सही क्या गलत है वो तो बता दिया आपको, आपको खुद भी सोचना है क्या सच में वो सही है या नहीं है। ये सारी चीजें ये मानता है कि नैतिक सिद्धांत स्थायी और अंतिम मानक देने चाहिए। ठीक है, ये सवाल करता है कि क्या नैतिकता के लिए एक अंतिम संदेह रहित नियम हो सकता है या नहीं। तो ये सारी चीजें हमारे सामने आती है नैतिक सिद्धांत। ठीक है, हमारे सामने सवाल करता है, हमें डाउट भी हमारे मन में डालता है। फिर इतिहास में नैतिक सिद्धांत के प्रमुख आधार क्या हैं। तो देखिए, इतिहास में लोगों ने नैतिकता के आधार के लिए तीन बड़े स्रोत बताए थे। पहला तो था प्राकृतिक व्यवस्था, जो नेचुरल ऑर्डर है। दूसरा बताते हैं ईश्वर की इच्छा। ठीक है, तीसरा बताते थे कि ह्यूमन का नेचर यानी मानव का स्वभाव। इनके आधार पर समाज अपने आदर्श नियम बनाता था। समाज नियम कैसे बनाता था, प्रकृति को ध्यान में रखकर। ठीक है, नेचर को ध्यान में रख के, ईश्वर की इच्छा को ध्यान में रखकर, हमारे स्वभाव को ध्यान में रखकर, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के क्या बनाए जाते थे, नियम बनाए जाते थे। प्राचीन सभ्यताओं में नैतिक सोच जो है, वो नैतिक विचार सभी प्राचीन सभ्यताओं में आपको दिखेंगे। चाहे आप ग्रीस की सभ्यता पढ़ लो, वहां पे भी आपको नैतिक शिक्षा, नैतिक विचार दिखेंगे। रोमन साम्राज्य पढ़ लो, उसमें भी आपको दिखेगा। चीन की सभ्यता, भारत की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, किसी भी सभ्यता के बारे में पढ़ लो, नैतिकता आपको हर समाज में दिखेगी। ठीक है, तो इन समाजों में नैतिकता का उद्देश्य क्या होता था, समाज में व्यवस्था बनी रहे, लोग अच्छा जीवन जी सकें। ठीक है, सामाजिक समस्याओं को हल कर सकें, एक दूसरे का सम्मान बना रहे, रिस्पेक्ट बनी रहे। तो ये सारी चीजें देखी जाती थी। अगला है कि प्राचीन ग्रीस में, जो प्राचीन ग्रीस था, यहाँ पे नैतिक सिद्धांत जो था इसको समझते हैं। तो प्राचीन ग्रीस में अगर हम प्लेटो की बात करें, तो प्लेटो की पुस्तक थी, उसका नाम क्या था, रिपब्लिक। इसमें भी एक आदर्श समाज, एक बेहतर समाज की कल्पना की गई थी। एक अच्छा समाज कैसा होगा उसकी बातें की गई थी। दार्शनिक राजा की बात है। ठीक है, जो एक आदर्श शासक माना जाता था। फिलोसफी में बताया गया है कि एक अच्छा राजा जो जनता की भलाई के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, इस तरीके की बातें थी। समाज की व्यवस्था, समाज में न्याय, समरसता, इन सब चीज पे जोर दिया जाता था। ठीक है, तो ये सारी नैतिक चीजें हैं जो आपको प्लेटो के समय उसकी पुस्तक रिपब्लिक में भी दिखेगी। फिर हम अरिस्टो की बात करते हैं अगर, तो वो भी नैतिक गुणों पे आधारित नैतिकता की बात करता है। ठीक है, वो साहस, न्याय, बुद्धिमत्ता जैसे गुणों पे जोर देते हैं। लक्ष्य क्या था इसका, लक्ष्य जो था यूडाइमोनिया यानी सुख समृद्धि। ठीक है, उत्कृष्टता यानी जीवन को मुख्य लक्ष्य बताया है इसमें। तो हर जगह आप देखोगे, प्राचीन समय में भी देखोगे तो भी समाज में आपको नैतिकता दिखेगी। जो प्राचीन समाज के विचारक थे वो भी नैतिकता की बात करते हैं। फिर अगर आप प्राचीन भारत में हिंदू समाज में, सनातन समाज में नैतिक सिद्धांतों की बात करोगे तो भी आपको यहाँ दिखते हैं। ठीक है, आपको वेदों में, उपनिषदों में, हिंदू बौद्ध जैन परंपराओं में, ठीक है, यहाँ पे भी आपको नैतिकता दिखेगी। यहाँ पे धर्म को नैतिक मार्गदर्शन बताया गया था। आप प्राचीन अगर आप हिंदू ग्रंथों में देखोगे तो कहा जाता था ना कि राजा का धर्म, धर्म का मतलब यहाँ पे वो रिलीजन नहीं है, पूजा पाठ उससे रिलेटेड नहीं, धर्म का मतलब कर्तव्य है।
तो प्राचीन समय में भारत में धर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता था। धर्म यानी कर्तव्य। राजा का कर्तव्य क्या होता था? अपनी प्रजा के लिए काम करना, प्रजा की सुख समृद्धि के लिए काम करना। माता पिता का कर्तव्य क्या होता था? अपने बच्चों का पालन करना, ठीक है, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना। बच्चों का पालन, धर्म क्या होता था? अपने माता पिता का सम्मान करना, माता पिता के लिए के लिए काम करना, देश के लिए कार्य करना। तो ये हमारा धर्म होता था, कर्तव्य होता था, ठीक है। तो हर समाज में आपको नैतिकता दिखेगी। फिर यहाँ पे सामाजिक समरसता की बात थी कि समाज में सब घुल मिल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ब्रह्मांडीय व्यवस्था का नाम भी कई बार दे दिया जाता था। तो ये चीजें आपको दिखेंगी। इसके बाद बात करते हैं नैतिक सिद्धांत जो है, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं। तो ये एक तरह से निर्देशात्मक स्वभाव है, ये आपको निर्देश देता है। तो नैतिक सिद्धांत जो है हमारा मार्गदर्शन करता है, हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। न्याय, अधिकार, कर्तव्य, नैतिकता, इन सब चीजों से जुड़े हुए नियम जो है हमको कौन बताएगा? नैतिक सिद्धांत बताएगा। ये एक नैतिक ढांचा, एक स्ट्रक्चर बताता है। इसका आधार जो है वो नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है, ठीक है। ये सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार का भी मूल्यांकन करता है। जैसे समाज में हमें ईमानदार रहना चाहिए, हमें, ठीक है, न्याय और जिम्मेदारी के आधार पे ये विभक्त कर देता है। तो ये सारी चीजें बताता है, गुणों को बताता है। फिर सार्वभौमिकता, यानी सब जगह, हर जगह। तो नैतिक सिद्धांत जो है कुछ ऐसे नियम होते हैं, ठीक है, ऐसे नियम होते हैं जो किसी एक संस्कृति या एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मानव समाज में इसको लागू किया जा सके, ठीक है। आप ग्रीस में देखो, प्राचीन ग्रीस में, चाहे प्राचीन भारत में, मेसोपोटामिया में, किसी भी सभ्यता में देखो, नैतिक सिद्धांत यानी बड़ों का सम्मान सम्मान करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, देश का सम्मान करना, ये सारी चीजें, ये नैतिक सिद्धांत है। ये हर जगह, हर समाज में लागू होते हैं, ठीक है। आगे देखो, मूल्यों पे आधारित है, ये वैल्यू बेस्ड होते हैं। इसमें स्वतंत्रता, समानता, मानव गरिमा, इन मूल्यों के आधार पे, ठीक है, निर्णय जो होते हैं वो होते हैं, पॉलिसी बनाई जाती है वो इन मूल्यों के आधार पे बनाई जाती है कि मानव को स्वतंत्रता मिले, उसको समानता मिले, उसको समाज में सम्मान मिले, ठीक है। नेक्स्ट है आदर्शवादी दृष्टिकोण। इसका जो दृष्टिकोण होता है वो आदर्शवादी होता है, ठीक है। नैतिक सिद्धांत एक आदर्श समाज की कल्पना करता है, यानी एक बेहतर समाज कैसा हो सकता है। आदर्श समाज का मतलब एक बेहतरीन समाज, ठीक है। इसमें मानव का कल्याण हो, न्याय की स्थापना हो, बेहतर सामाजिक व्यवस्था हो, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सबके कल्याण के लिए सरकार काम करे, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है। फिर है वाद विवाद और चिंतन को बढ़ावा, यानी ये नैतिक सवालों पे चर्चा, नैतिक जो सवाल है इसको, इस पे जो चर्चा है इसको बढ़ाता है। व्यक्तियों, संस्थानों और सरकार की भूमिका पर विचार विमर्श होता है, ठीक है। इसमें समाज में बेहतर मानक और नीतियां विकसित की जाती है। तो ये वाद विवाद और चिंतन को बढ़ावा देता है। फिर इस आधार पे समाज के लिए नैतिक और बढ़िया नियम जो है वो बनाए जाते हैं। फिर नैतिक सिद्धांत जो है इसके कुछ उदाहरण, ठीक है। तो उदारवाद ही आप ले लो। जैसे कि उदारवाद क्या है? ये कुछ नैतिकता की ही बात करता है। तो उदारवाद एक राजनीतिक नैतिक सिद्धांत है, ठीक है। उदारवाद को बहुत सारे बच्चे समझते नहीं है कि किस प्रकार का सिद्धांत है। तो उदारवाद नैतिक सिद्धांत है, लिबरल जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखो, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और न्याय को सबसे इंपॉर्टेंट मूल्य देता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण किसको मानता है? कि व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको समानता मिलनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। उदारवाद का मानना है कि हर व्यक्ति के पास कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं। उदारवाद कहता है हर व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होते हैं जो उसको नेचर ने दिए, प्रकृति ने दिए। जैसे कि जीवन का अधिकार, प्रकृति ने उसको जीने का अधिकार दे रखा है। स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, बाद में ये सारे अधिकार जो हमारा समाज हमको दे देता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो है उदारवाद में आपको देखने को मिलेगी। अब उदारवाद जो है इसके कुछ मुख्य विचारों पे चर्चा कर लेते हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति अपने जीवन में जो अपने डिसीजन है वो खुद ले सके, ठीक है। किसी की स्वतंत्रता तब तक स्वीकार्य होगी जब तक वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई व्यक्ति, स्वतंत्रता तो दी जाएगी उसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा तब तक ठीक है, लेकिन अगर वो किसी और को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो स्वतंत्रता में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट है समानता। सभी को सभी समाज में सभी को समान अधिकार और समान अवसर मिलने चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर है न्याय, यानी समाज और सरकार को न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए सबके साथ। समाज में सभी व्यक्तियों को न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई जाति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है
सीमित सरकार, यानी सरकार का काम जो है कुछ लिमिटेड होना चाहिए। जैसे सरकार जो है जनता के अधिकारों की रक्षा करेगी, ये सरकार का काम है। जनता की सुरक्षा करेगी, न्याय सुनिश्चित करेगी, ठीक है। सरकार की शक्तियों को संविधान के द्वारा सीमित किया जाना चाहिए, ये बताया जाता है। यानी सरकार के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो जनता के साथ कुछ भी गलत कर दे। सरकार की शक्तियां भी संविधान के द्वारा लिमिटेड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये उदारवाद बताता है। आगे देखो, नैतिक सिद्धांत के उदाहरण जो है उदारवाद, इसको देखते हैं। उदारवाद क्या है? तो उदारवाद एक राजनीतिक नैतिक सिद्धांत है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात करता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये स्लाइड 2 बार आ गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब उदारवाद के कुछ प्रमुख विचारक देखते हैं। तो J.S. मिल, जिसको जॉन स्टुअर्ट मिल कहा जाता है, ये उदारवाद को मानते हैं, लिबरल थे ये। जॉन रॉल्स, ये भी उदारवाद को बहुत मानते हैं। जॉन लॉक, ये भी उदारवाद को मानते हैं, ठीक है। तो ये सब उदारवादी हैं, उदारवादी विचारधारा को मानते हैं, लिबरल हैं, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में समझते हैं। जॉन लॉक जो हैं ये क्या कहते हैं? तो जॉन लॉक एक विद्वान थे। इन्होंने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इस ये इन्होंने लिखा, इसमें इन्होंने उदारवाद की नींव रखी। ये प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, जिसमें जीवन आ जाएगा, स्वतंत्रता और संपत्ति आ जाएगी, ठीक है। इन ये प्राकृतिक अधिकारों की कैटेगरी में इन्होंने रखा है इसको, और इसको इस पे ये जोर देते हैं। सरकार जो है जनता की सहमति से बनती है। इनका कहना है कि सरकार जो है वो जनता की सहमति से बनती है, ठीक है। सरकार की शक्ति जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए। सरकार की शक्ति अगर सीमित होगी तभी जनता को जीवन की स्वतंत्रता, ठीक है, संपत्ति की स्वतंत्रता मिल पाएगी। फिर J.S. मिल जो है ये कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सबसे बड़े समर्थक हैं ये। इन्होंने हानि सिद्धांत दिया है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा हानि सिद्धांत, ठीक है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अब ये क्या कहते हैं समझिए, ये कहते हैं कि व्यक्ति को तभी रोका जाए जब तक वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। यानी किसी व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए? इनके अकॉर्डिंग स्वतंत्रता इतनी होनी चाहिए कि जब तक वो अपना मतलब हंसी खुशी रह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी के लिए क्रिएट कर रहा है, तब तक तो ठीक है स्वतंत्रता। अगर वो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो वहां पे उसकी स्वतंत्रता को रोक लगानी चाहिए, ठीक है। इसको हानि सिद्धांत कहा जाता है। यानी वो किसी को हानि पहुंचा रहा है तो उसकी स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी। उच्च और निम्न आनंद, ठीक है, हायर और लोअर जो प्लीजर है, इसका इन्होंने विचार दिया है। आत्म विकास को जीवन का मेन उद्देश्य बताया, ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट, यानी जीवन का मेन उद्देश्य होता है खुद को डेवलप करना, खुद का विकास करना। तीसरे विद्वान है जिनका नाम है जॉन रॉल्स। इन्होंने आधुनिक उदारवाद के प्रमुख विचारक हैं ये। और ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये विचार इन्होंने दिया था। इनके दो सिद्धांत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये मैक्सिमम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। अवसरों में समानता की बात करते हैं। गरीब लोग जो है उनके हितों की बात करते हैं, ठीक है। पहले का उदारवाद, अब आधुनिक उदारवाद को भी दो हिस्सों में बांट दो, एक पहले का उदारवाद और एक अब का, यानी आधुनिक उदारवाद, ठीक है। तो पहले जो उदारवाद था उसमें कल्याण राज्य यानी कल्याणकारी राज्य की बात होती थी, ठीक है, न्याय संगत समाज की बात होती थी। लेकिन अब का जो उदारवाद है, आधुनिक उदारवाद है, वो थोड़ा ज्यादा लिबरल हो गया है और व्यक्ति को मैक्सिमम से मैक्सिमम स्वतंत्रता देने की बात करता है। क्योंकि ये मानते हैं कि भाई देखो, मनुष्य जो होता है उसके पास बुद्धि होती है, ठीक है, वो अपना सही और अपना गलत सोच सकता है। तो इसलिए उसको स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, जितनी मर्जी चाहिए उसे, ठीक है। उसकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की रोक नहीं लगानी चाहिए। इस तरीके की बातें यहाँ पे है। फिर उदारवाद जो है इसके कुछ मुख्य तत्व देखते हैं। तो इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है, जैसे व्यक्ति को बोलने का अधिकार हो, उसको सोचने का अधिकार हो, ठीक है, स्वतंत्र हो के सोच सके, लिखने और जीने की स्वतंत्रता हो। समानता की बात करें तो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर हो, समान अधिकार हो। फिर संवैधानिक लोकतंत्र की बात करें तो सरकार संविधान से बंधी है। सरकार के पास जो पावर है वो लिमिटेड होनी चाहिए, संविधान के अकॉर्डिंग सरकार को चलना है, ठीक है। नागरिक अधिकारों की रक्षा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बाजार सामाजिक व्यवस्था, यानी उदारवाद जो है ये मुक्त बाजार यानी फ्री मार्केट का समर्थन करता है, ठीक है। और साथ ही सामाजिक समस्याओं के लिए राज्य की जिम्मेदारी को भी स्वीकार करता है कि सामाजिक समस्या है तो उसमें राज्य की जिम्मेदारी, राज्य का मतलब सरकार, सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। समाज की समस्याओं को सुलझाएगा कौन? राज्य सुलझाएगा, ऐसा ये मानते हैं। तो यहाँ पे उदारवाद के मुख्य तत्व क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, संवैधानिक लोकतंत्र, ठीक है। तो ये सब इसके मुख्य पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद कुछ आलोचनात्मक सिद्धांत को भी देख लेते हैं। तो ये उदारवाद हमने समझ लिया। आलोचनात्मक सिद्धांत देखते हैं, ये अलग टॉपिक है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे कार्ल मार्क्स के बारे में बताऊंगा। आलोचनात्मक सिद्धांत ने मार्क्स की विफलता का पूर्ण ये जो पुनर्मूल्यांकन है ये करा है। अब देखो ये कार्ल मार्क्स है, आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पीछे। कार्ल मार्क्स जो थे ये एक विचारक थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको मार्क्स का सिद्धांत या फिर कार्ल मार्क्स का सिद्धांत या मार्क्सवाद इसको कहा जाता है, ठीक है। अब हम कुछ भी पढ़ेंगे ना तो हमको पहले मार्क्स के सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए, वरना हम समझ नहीं पाएंगे। तो देखो जो आलोचनात्मक सिद्धांत है ना ये किस बात पे बात करता है कि मार्क्स का सिद्धांत जो था वो फेल हो गया। ये कहते हैं कि मार्क्स का सिद्धांत जो था वो फेल हो गया यानी विफल हो गया, तो इन्होंने उसका मूल्यांकन करा है। तो अब मार्क्स का सिद्धांत ही नहीं बता तो क्या फेल हुआ क्या पास हुआ कैसे जानोगे, ठीक है। तो देखिए मार्क्स कहते हैं कि समाज जो होता है वो दो वर्गों में बटा होता है। आप मेरे पीछे दो वर्ग देख रहे हो, एक है गरीब वर्ग तो एक है अमीर वर्ग, ठीक है। समाज क्या हो गया, दो वर्गों में बट गया। अमीर वर्ग में आप पूंजीपति को रख लो, जो पूंजीपति होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, मालिक होते हैं, बहुत पैसा होता है, बहुत ज्यादा पैसा। दूसरी तरफ आप गरीब वर्ग को रख लो, जो श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग है, ठीक है, इसको मजदूर वर्ग कहा जाता है। अब अमीर व्यक्ति जो होते हैं वो होते हैं गिने चुने, ठीक है, संख्या में होते हैं कम, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूं संख्या में होते हैं कम, आपको दिख रहा होगा। मैं कलर चेंज करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये संख्या में होते हैं कम, दो चार होते हैं, गिने चुने होते हैं कम। अगर आप भारत में करोड़पतियों की लिस्ट बनाना शुरू करो, अरबपतियों की लिस्ट बनाना शुरू करो, तो आपको मुट्ठी भर लोग दिखेंगे, 10 20 50 100 लिमिटेड होंगे। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, श्रमिक लोग होते हैं, उनकी संख्या लाखों में, इवन लाखों छोड़ो करोड़ों में, ठीक है, करोड़ों में उनकी संख्या हो सकती है। गरीब आदमी करोड़ों की संख्या में हो सकते हैं भारत में, अगर मैं आपको भारत का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये कहते हैं समाज में दो हिस्से होते हैं, एक अमीरों का एक गरीबों का। पूंजीपति अमीर में आते हैं, मजदूर किसान ये सब गरीब में आते हैं। इनकी संख्या कम होती है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज इतना समझ लिया। अब देखो इनका हमेशा होता है शोषण, जो गरीब होते हैं उनको शोषण होता है। और शोषण कौन करता है, ये करते हैं अमीर, यानी ये होते हैं शोषक। ये शोषक होते हैं, शोषण करने वाले, और ये शोषण करवाने वाले, यानी इनका शोषण हो रहा है। ये भी आपको समझ में आ गया। फिर मार्क्स कहते हैं समाज में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन ये जो गरीब लोग होते हैं, यानी गरीब लोग जो हैं ये गुस्से से भर जाएंगे, यानी इनके अंदर इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा, ठीक है। ये वर्ग संघर्ष, इस थ्योरी को वर्ग संघर्ष कहा जाता है। यानी दो वर्ग हैं, वर्ग संघर्ष कहा जाता है, ठीक है। एक समय इनके मन में इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा कि ये आंदोलन कर देंगे, क्रांति कर देंगे, और हजारों लाखों की संख्या में निकलेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, और ये जो वर्ग है इसको उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है। इसके सारे जो इनके पास पावर है, जो इनके पास पैसा है, धन है, सब लूट लिया जाएगा, सब खत्म कर दिया जाएगा, और फिर समाज में आ जाएगी समानता, ठीक है। क्योंकि फिर भाई कोई अमीर रहा ही नहीं, क्योंकि अमीरों को तो लूट लिया गया है, तो ये भी गरीब सब एक जैसे हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जो पूंजीवाद और ये सब था, ये इसका विरोध करते हैं। एक नई सरकार आएगी, ठीक है, जो समाजवाद की बात करेगी, समाजवाद समानता की बात करेगी, सबको समान अधिकार, इस तरीके की चीज होगी। तो ये कुछ इस प्रकार से इन्होंने बताया है, इसको वर्ग संघर्ष कहा जाता है, ठीक है। इनका ये जो संघर्ष है ना ये फेल हो गया, ठीक है। ये फेल कैसे हो गया, यहाँ पे आलोचनात्मक सिद्धांत जो है वो ऐसा बताता है, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूँ, सिद्धांत ऐसा बता रहा है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं आखिर इसमें क्या बातें हैं। तो आलोचनात्मक सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, ये 20वीं सदी के मध्य में विकसित हुई एक विचारधारा थी, यानी 20वीं सदी के बीच में ये विकसित हुई थी। फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़ा हुआ विचार है ये। मूल रूप से जो मार्क्सवाद से प्रेरित थे, यानी जो मार्क्सवाद को अच्छा मानते थे, उससे मोटिवेट थे, लेकिन उससे आगे जाकर आधुनिक समाज की आलोचना करती है, ठीक है। यानी कि उससे प्रेरित तो थे, लेकिन आगे जाके क्या करा इन्होंने, आधुनिक समाज की आलोचना की। फिर आलोचनात्मक सिद्धांत जो है वो क्यों विकसित हुआ, क्योंकि मार्क्सवाद की कुछ भविष्यवाणियां थी और वो भविष्यवाणी फेल हो गई। भविष्यवाणी क्या थी, अभी मैंने आपको जस्ट क्या बताया था थोड़ी देर पहले, कि एक दिन समाज में ऐसा होगा कि जो गरीब लोग हैं उनको बहुत गुस्सा आएगा, वो जाएंगे समाज में, क्रांति कर देंगे, आंदोलन कर देंगे, अमीरों को उखाड़ के फेंक देंगे, ऐसा ही पढ़ा था ना। तो यानी कुछ ऐसी भविष्यवाणी करी थी मार्क्सवाद ने, जो कि सच साबित नहीं हुई। यानी श्रमिक वर्ग ने क्रांति नहीं करी, हर जगह क्रांति नहीं करी। मजदूर जो है पूंजीवादी व्यवस्था के साथ जुड़ गए, यानी कि अभी जो गरीब गुस्से में आ रहे थे, उनसे लड़ रहे थे, अब गरीब खुद उनके साथ जुड़ गए, ऐसा हुआ। कारण क्या है, देखो उद्योग आए, यानी इंडस्ट्रीज आई, उसमें लोगों के विचार, इच्छा और संस्कृति को उसने प्रभावित कर लिया, और इसे मार्क्स ने कम महत्व दिया था, ठीक है। मार्क्स ने इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया था। अब कहने का मतलब है कि उद्योग आए,
पूंजीपति अमीर लोगों ने उद्योग स्थापित करे, फैक्ट्री स्थापित करी, कारखाने स्थापित करे, और वहां पे गरीब लोगों को उन्होंने रोजगार दे दिया कि आओ भाई यहाँ पे काम कर लो। अब गरीब लोग तो उन अमीरों के साथ जुड़ गए ना, वो क्रांति थोड़ी कर रहे हैं कि जाके उनको अमीरों को मार रहे हैं, बल्कि वो तो उनके साथ काम करने लगे। और यहाँ पे क्या हो गया, उनकी जो वो विचारधारा थी वो फेल हो गई, यानी उनकी भविष्यवाणी सच साबित नहीं हुई। यही आपको यहाँ पे बताना था। आगे चलो, अब कुछ ऐसे विचारक की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं इस ये जो आलोचनात्मक सिद्धांत है उसके बारे में बताते हैं। तो विद्वान है मैक्स हरखाइमर, थियोडोर एडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूज और यूर्गेन हाबरमास। ठीक है, ये कुछ विद्वान हैं। इन्होंने क्या बताया इसके बारे में, अब इनके विचारों को हमें पढ़ना पड़ेगा तभी हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये हरमाइकर की और ये जो एडोर्नो है, इन दोनों की बात करते हैं। इन्होंने बताया कि जो उद्योगवाद है, ये जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ठीक है, ये आधुनिक समाज का मुख्य तत्व है। आधुनिक समाज में मेन चीज है उद्योगवाद, उसी से तो आधुनिक समाज बन रहा है। ये कहते हैं उद्योगवाद जो है, बाजार जो है वो शोषण को सामान्य बताता है। ठीक है, ये कहते हैं कि जो उद्योगवाद है वो शोषण को एक नॉर्मल बात बताता है, कोई बड़ी बात है ही नहीं इनके हिसाब से। इनका दावा क्या है, ये कहते हैं उद्योगवाद ने स्वतंत्र और तार्किक व्यक्ति का वादा किया है कि हम एक स्वतंत्र व्यक्ति, एक तार्किक व्यक्ति बना रहे हैं। लेकिन रियल में क्या है, लोगों को सांस्कृतिक रूप से गरीब और सामाजिक रूप से दबा दिया है इन्होंने। ठीक है, यानी असल में वो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो दबे हुए लोग हैं, वो गरीब, वो पिछड़े हुए लोग हैं। ठीक है, सामाजिक रूप से उनको दबाया गया है। लोग भौतिक संतुष्टि में फंस गए हैं, लोग मतलब पैसा कमाने में, लग्जरी चीजों में फंस चुके हैं, और आत्मज्ञान और संस्कृति और असल आज़ादी जो थी इनकी, वो खो चुके हैं। यानी कि इनके पास आत्मज्ञान नहीं है, ठीक है, इनके पास असल आज़ादी नहीं है। हर व्यक्ति क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे लग गया है, यानी भौतिक संतुष्टि के पीछे भागने लगा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूज, पूंजीवादी समाज के जो मनोवैज्ञानिक दबाव थे, तो पूंजी ये कहते हैं कि पूंजीवादी समाज जो है, इसने मनोवैज्ञानिक दबावों की आलोचना इन्होंने करी। यानी पूंजीवादी समाज में जो मनोवैज्ञानिक दबाव है उसकी ये कमियां निकालते हैं। ये कहते हैं कि आधुनिक समाज में आराम और भौतिक सुख जो है वो एक तरह की कृत्रिम संतुष्टि है, मतलब एक टेम्परेरी संतुष्टि है, आर्टिफिशियल संतुष्टि है जो बनाई गई है, लेकिन भीतर से लोग परेशान हैं और अधूरे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ गया है। लोग ना लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं, आईफोन, बहुत सारे लोग हैं वो आईफोन के चक्कर में बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, आईफोन लेना है, आईफोन लेना है, आईफोन लेना है, उनके दिमाग में रहता है, अभी ये आ गया, अभी वो आ गया, अभी वो आ गया, नया वाला आ गया। ठीक है, फिर एक समय ऐसा आता है कि वो जैसे तैसे करके किस्तों पे अपना फ़ोन खरीद लेते हैं, फिर उसकी ईएमआई भरना शुरू कर देते हैं, और भरते रहते हैं बेचारे, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं। ठीक है, वो मतलब कहने का मतलब है वो एक कृत्रिम सुख है, एक टेम्परेरी सुख है, आर्टिफिशियल सुख है। आपने जैसे कोई आईफोन चाह रहा था, उसने मेहनत करके पैसे जोड़ के वो आईफोन ले लिया, ईएमआई भरने लगा, उसके पास आईफोन आ गया तो उसे मजे आ रहे हैं, बिल्कुल वो सुख है। लेकिन भीतर से वो परेशान है, भीतर से वो दुखी क्यों है, ईएमआई का बोझ है, 36 तरह की टेंशन है। ठीक है, ये बताना चाह रहे थे ये कि पूंजीवादी समाज में अगर हम देखें तो लोग मनोवैज्ञानिक दबाव में हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हैं। उन्होंने क्या सुझाव दिया, उन्होंने सुझाव दिया कि असली आज़ादी तब आएगी जब व्यक्ति भौतिकता से ऊपर उठेगा, जब वो लालच यानी लग्जरी चीज़ों के पीछे जो भाग रहा है ना, अगर लग्जरी चीज़ों से वो ऊपर उठ जाता है, तब क्या होगा, असली आज़ादी आएगी। ठीक है, वो सुखी रहेगा। स्वयं विकास, सृजनशीलता और संस्कृति को अपनाएं। तो ये इन्होंने कुछ सलाह दी है। अब तीसरे विद्वान की बात कर लेते हैं, इनका नाम है यूर्गेन हाबरमास। ठीक है, इन्होंने आलोचनात्मक सिद्धांत को भाषा और संवाद पे केंद्रित कर दिया, यानी सबने अलग अलग तरीके से सिद्धांत के बारे में बताया है। ये जीवन विश्व, लाइफ वर्ड की अवधारणा देते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। इन्होंने बताया कि लोगों के साझा अर्थ, लोगों की संस्कृति, लोगों के मानदंड, उनके सामाजिक संबंध की दुनिया है, समाज में एक सिस्टम है। ठीक है, और राज्य और अर्थव्यवस्था जो जीवन विश्व में दखल देती है। ये कहते हैं कि आदर्श स्थिति कौन सी हो सकती है, भाषण स्थिति। ये आदर्श भाषण स्थिति वो हो सकती है जहाँ पे संवाद शक्ति डर या पैसे के दबाव से मुक्त हो, यानी जहाँ पे हम अपने विचारों को बोल सकें, कोई डर ना हो, हम बिना डर के बोल सकें, बिना किसी दबाव के बोल सकें। ये कहते हैं कि यही लोकतांत्रिक और नैतिक निर्णयों का आधार होना चाहिए। इनका लक्ष्य क्या है, इनका लक्ष्य है एक ऐसा समाज
जहाँ पे संवाद यानी बोलने की आज़ादी हो, यानी संवाद के आधार पे न्यायपूर्ण निर्णय लिए जाते हों, ठीक है, ये एक अलग समाज की बात कर रहे हैं। तो सब ने अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन एक्सप्लेन करा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आलोचनात्मक सिद्धांत जो है, इसकी कुछ मुख्य बातें। आलोचनात्मक सिद्धांत जो है वो समाज की आलोचनात्मक व्याख्या करता है। यह आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक शोषण के बारे में बताता है कि समाज में कैसे शोषण हो रहा है। वैचारिक प्रभाव पे जोर देता है, यानी कि लोग सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं बल्कि विचारधारा से, विज्ञापन से, मीडिया से, उपभोक्तावाद से भी कंट्रोल हो रहे हैं। लोगों को ये सारी चीजें कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है, कैसे लोग दुखी रहते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक उद्योग की आलोचना। इन्होंने जो आज के समय में मीडिया है, ठीक है, और जो मनोरंजन लोगों का शांत आज्ञाकारी और सोचने में कमजोर बनाते हैं, उन सब चीज़ों की आलोचना कर रहा है। ये मीडिया की खासकर आलोचना करते हैं कि आधुनिक जो मीडिया है, जो मनोरंजन के साधन है, ये लोगों को कैसे परेशान कर रहे हैं। नेक्स्ट है संवाद और लोकतंत्र, यानी न्यायपूर्ण समाज का मतलब है सही संवाद, सही से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकें, डिसीजन ले सकें तर्क के आधार पे, समानता और स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें अगर है तो फिर लोगों को सुखी माना जा सकता है, ठीक है। फिर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबाव की समीक्षा भी करते हैं ये कहते हैं कि आधुनिक जीवन जो है केवल भौतिक आराम देता है, ठीक है, हमें भौतिक लग्जरी के पीछे हम भागते हैं, हमें भौतिक आराम मिलता है, लेकिन हमें मानसिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विकास को नुकसान पहुंचाता है। कहीं ना कहीं हमें मानसिक स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है। कहने का मतलब है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, जैसे कि कहने का मतलब एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि आपने सुना होगा कि भाई कोई बहुत अमीर व्यक्ति था या कोई हीरो हीरोइन था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, सुसाइड कर लिया। कोई व्यक्ति था, करोड़ों रुपए का पैकेज पे नौकरी कर रहा था, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा था, लेकिन सुसाइड कर लिया, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों कर लिया उन्होंने, ऐसा क्यों हो गया उनके साथ, या खुदकुशी क्यों करते हैं वो, तो इसके पीछे रीजन ये है कि मानसिक रूप से वो सुख नहीं है, सुखी नहीं है। भौतिक रूप से उनके पास सब कुछ है, उनके पास पैसा, बंगला, गाड़ी सब है, लेकिन मानसिक रूप से उनके पास सुख नहीं है, ठीक है। वही चीज आपको बता रहे हैं कि आज के समय में ये है। तो आलोचनात्मक सिद्धांत हमको यही बताता है। अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, जो कि है सामुदायिकता। ठीक है, सामुदायिकता का सिद्धांत या इसका क्या अर्थ होता है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, सामुदायिकता क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना है। तो एक राजनीतिक सिद्धांत जो समुदाय, परंपरा और साझा मूल्यों को महत्व देता है। ठीक है, सामुदायिकता क्या है, ये एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जो समुदाय की बात करता है, जो हमारा ट्रेडिशन, कल्चर, परंपरा है उसकी बात करता है। ठीक है, साझा मूल्य यानी हम सबके मूल्य हैं उसकी बात करता है। तो ये सामुदायिकता जो है ये मानता है कि व्यक्ति जो है वो अकेला नहीं है कभी भी, बल्कि वो समुदाय के भीतर विकसित होता है। बिल्कुल ठीक है, देखो हम सभी का जो जीवन है वो समुदाय में ही बीतता है। ठीक है, हम समाज में रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। तो ये जो विचारधारा है, ये जो सिद्धांत है, ये ऐसा मानता है कि मनुष्य अकेला व्यक्ति नहीं होता, कभी भी उसको इंडिविजुअल की तरह नहीं देखना, बल्कि वो समुदाय के भीतर रहता है, समुदाय का सदस्य होता है। व्यक्ति के जो अधिकार है, उसकी जो पहचान है, उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उसको समझना चाहिए। ठीक है, उसको सामाजिक संदर्भ में हमें समझना है व्यक्ति को, ये हमें बताता है। नेक्स्ट है उदारवाद से असहमति। सामुदायिकता जो है ये उदारवाद की मुख्य आलोचना करता है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, उदारवाद को पढ़ा था। लेकिन जो सामुदायिकता है ये उदारवाद को सही नहीं मानता, ये इसकी आलोचना करती है। उदारवाद क्या कहता है, उदारवाद ये कहता है कि व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, यानी उसमें व्यक्ति को महत्व दिया जा रहा है, इंडिविजुअल को महत्व दिया जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता की बात की जा रही है। जबकि सामुदायिकता व्यक्ति को नहीं मानती, व्यक्ति को समाज के अंदर मानती है। ठीक है, यानी समाज को देखती है, वो एक बड़े लेवल पे देखती है जहां पे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, उनके अधिकारों की बात करती है। लेकिन उदारवाद में समाज के बीच में एक व्यक्ति जो है इंडिविजुअल की बात करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो सामुदायिकता क्या कहती है, इसको समझते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी समझ में आती है जब हम उसके समुदाय, उसकी जो परंपरा है, उसकी ट्रेडिशन है, उसका जो कल्चर है, ठीक है, उसकी जो सामाजिक संबंध है, जब हम उसको समझेंगे तभी हमको स्वतंत्रता समझ में आएगी। इसलिए व्यक्ति जो है वो समुदाय, यानी व्यक्ति और समुदाय दोनों पर बराबर जोर देते हैं, जबकि उदारवाद केवल व्यक्ति पे जोर देता है, समुदाय की बात वो करता ही नहीं है। ठीक है, थर्ड है कि सामुदायिकता के विचार। ठीक है, मुख्य विचार देखते हैं।
तो समाज को सिर्फ व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का नेटवर्क माना जाता है। अब देखो, समाज को केवल ये मत सोचना कि 10-12 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100, 200, 500, 1000 लोग हैं, उनका एक ग्रुप है, बल्कि इसका एक कल्चर भी होता है, इनकी प्रथाएं भी होती है। आप देखोगे समाज में लोग रहते हैं, उनका अपना कल्चर होता है, उनका पहनावा, रहन सहन, उनका खान पान, उनके त्योहार, फेस्टिवल्स, धार्मिक मान्यताएं, पूरा एक कल्चर होता है, ठीक है, जिससे वो जुड़े होते हैं। सभी लोग अपने त्योहार मनाते हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है, यानी कि समाज को सिर्फ व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का नेटवर्क माना जाता है। नैतिकता और पहचान समुदाय द्वारा साझे अनुभवों, परंपरा और कथाओं से बनती है, ठीक है। जो भी नैतिकता है या जो भी किसी की पहचान बनती है, वो पूरे समुदाय के द्वारा बनती है। पूरे समुदाय के जो साझा अनुभव हैं, उनकी जो ट्रेडिशन, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो लोक कथाएं या कथाएं, कहानियां जो भी हैं, ठीक है, इनसे बनती है। तो समुदाय की उपेक्षा करने से व्यक्ति की पहचान अधूरी रह जाएगी। यदि हम समुदाय को इग्नोर करेंगे तो व्यक्ति की पहचान जो है वो अधूरी रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, न्याय भी सार्वभौमिक नियमों से नहीं बल्कि स्थानीय संस्कृति और मूल्यों के आधार पर ही समझा जाना चाहिए, ठीक है। ये कल्चर को की बात करता है सामुदायिकता, और परंपराओं की बात करता है, स्थानीय मूल्यों की बात करता है, लोगों के समूह की बात करता है। तो ये उदारवाद से बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखो, कुछ ऐसे हम विद्वानों की बात करते हैं, कुछ ऐसे विचारकों की बात करते हैं जो सामुदायिकता को सही मानते हैं, ठीक है, इसको सपोर्ट करते हैं। तो इसमें आ जाएंगे ये अलास डेयर हो जाएंगे, मैंक इंटायर हो जाएंगे, ठीक है, माइकल सैंडल हो जाएंगे, माइकल वॉल्जर हो जाएंगे, रॉबर्ट पटनम हो जाएंगे। ये कुछ विद्वान हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैंक इंटायर के बारे में, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है आफ्टर वर्च्यू। आधुनिक नैतिकता की इन्होंने आलोचना करी है। जो आज के समय में जो नैतिकता है, इन्होंने कहा है कि नैतिकता गुणों और समुदायों की परंपराओं पे आधारित होती है, ठीक है। आज के समय में जो हम नैतिक बातों को करते हैं, ये उसको नहीं मानते, बल्कि कहते हैं कि जो नैतिकता जो होती है ना, वो हमारी क्वालिटी यानी हमारे गुणों और हमारा जो समुदाय होता है, हमारा जो समाज होता है, उसकी जो परंपरा होती है उस पे आधारित होती है, ठीक है। व्यक्ति को समझने के लिए उसकी कहानी और उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप समझना चाहोगे तो सबसे पहले उसकी कहानी आपको समझनी है कि भाई वो कौन है, कहाँ से आया, क्या उसका परिवार है, क्या उसका समाज है, उसका सांस्कृतिक बैकग्राउंड समझना है कि किस कल्चर से है, क्या उसकी प्रथाएं हैं, क्या उसके रीति रिवाज है, इसको देखा जाएगा। फिर सेकंड विद्वान है हमारे जिनका नाम है माइकल सैंडल। इन्होंने क्या कहा है, ये कहते हैं कि उदारवाद जो है ना, खासकर जो जॉन रॉल्स का उदारवाद है, इसकी भी इन्होंने आलोचना कर दी। ठीक है, ये कहते हैं कि न्याय और नैतिकता केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। आप न्याय और नैतिकता को केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बोलना, बल्कि समाज, रिश्ते, परंपरा, नैतिक जिम्मेदारी, इन सब से जोड़कर देखना चाहिए। केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता ही काफी नहीं है जो उदारवाद में आपको बताया जाता है, ठीक है। न्याय और नैतिकता ही केवल काफी नहीं है, बल्कि समाज को भी देखना है। समाज में उस व्यक्ति के जिससे रिश्ते हैं उसको भी देखना है, समाज की जो परंपरा है उसको देखना है, नैतिक जिम्मेदारियों को देखना है। इन सब चीजों को एक साथ देखना होता है। थर्ड विद्वान है जिनका नाम है माइकल वॉल्जर। वॉल्जर ने प्लूरलिज्म, ठीक है, प्लूरलिज्म और जस्टिस, इन चीजों पे इन्होंने काम करा है, ठीक है। ये कहते हैं कि न्याय जो है हर समाज में स्थानीय इतिहास, उसकी संस्कृति और उसके मूल्यों के अनुसार अलग अलग होता है। न्याय का मतलब हर समाज में अलग हो सकता है। वो किस आधार पे हो सकता है, उस समाज का जो इतिहास है, क्योंकि देखो हर समाज का इतिहास अलग होता है। हमारा जो समाज है उसका इतिहास अलग है, चाइना के लोगों का जो समाज है उसका इतिहास अलग है, आप रोमानिया जाओगे वहां के लोगों का जो इतिहास है वो अलग होगा। तो सभी लोगों का जो स्थानीय इतिहास होता है वो अलग होता है, उनकी संस्कृति, उनके मूल्य, वो सब अलग होते हैं। तो उनके अनुसार ही न्याय हर समाज में अलग अलग होगा। न्याय जो है एक समाज के अपने मूल्यों के अनुसार ही होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, न्याय बोलेंगे। फिर नेक्स्ट विद्वान है, इनका नाम है रॉबर्ट पटनम। ये क्या कहते हैं, देखो इन्होंने सोशल कैपिटल का विचार दिया है। इन्होंने कहा है कि समुदाय की बात करते हैं जिसमें समुदाय यानी जहाँ पे लोग रहते हैं मिलजुल कर, वहाँ पर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, विश्वास होना चाहिए, उनके बीच में सहयोग होना चाहिए और नागरिक भागीदारी होनी चाहिए। अगर लोग जहाँ पे रहते हैं उनके बीच में विश्वास है, सहयोग है, वो एक दूसरे के कामों में जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो समाज मजबूत होगा, ठीक है। ये भी सामुदायिकता के महत्व को स्वीकार करते हैं। तो सामुदायिकता आपको समझ में आ गया होगा, समाज की बात करता है, समाज में इंसानों की, जो व्यक्ति जो है उनके कल्चर की बात करता है, ठीक है, उनकी परंपराओं की बात करता है।
तो सामुदायिकता की मुख्य विशेषता आप आराम से बता दोगे। आप कहोगे कि व्यक्ति जो है वो समुदाय से अलग नहीं है, उसको समुदाय से अलग नहीं मानना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति की जो पहचान है वो नैतिकता समुदाय के साथ ही मिलकर बनती है। अगर वो समुदाय यानी समाज में रहता है तभी उसकी पहचान बनती है। सेकंड पॉइंट है स्थानीय मूल्य। न्याय और अधिकार सार्वभौमिक नियमों से तय नहीं बल्कि संस्कृति पर निर्भर होते हैं। जो न्याय होता है, जो अधिकार होते हैं, वो जो मतलब एक पर्टिकुलर नियम बना दिया सब जगह सभी के लिए, तो उन नियमों से तय नहीं होता बल्कि हमारे कल्चर से तय होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो कोई रूल बना दिया है, मान लो कोई संविधान बना दिया है, उस संविधान से ही सारी चीजें तय नहीं होंगी बल्कि जो वहाँ के लोगों का कल्चर है, उनकी जो परंपरा है, उससे तय होगी, ऐसा ये मानते हैं। ठीक है, सामुदायिक जो सामुदायिकता की जो विचारधारा है वो ये मानती है। नेक्स्ट है नागरिक भागीदारी, यानी समुदाय की जो सक्रिय भागीदारी है उससे समाज बेहतर बनता है। और परंपरा और सांस्कृतिक एकता, यानी समाज की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं उनका नैतिक मार्गदर्शन करती है और लोगों के बीच में एक बॉन्ड बनाती है और उनमें एकता की भावना पनपती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा सामुदायिकता। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम कहेंगे उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, एक विद्वान थे जिनका नाम था फूको। तो इन फूको ने क्या कहा है, इसको समझते हैं उत्तर आधुनिकतावाद। तो इसको इंग्लिश में पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको उत्तर आधुनिकतावाद कहा जाता है। अब जो भी आपको याद रखना है आप रख सकते हो। फूको विद्वान जो थे, इनके हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूको कौन थे। तो मिशेल फूको जो थे एक फ्रांस के फिलोसोफर यानी दार्शनिक थे। इन्होंने जो उत्तर आधुनिकतावाद है या जिसको पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है, इसको इन्होंने सत्ता के सिद्धांत के महत्वपूर्ण विचारक के रूप में इनको देखा जाता है। ठीक है, ये इन्होंने उत्तर आधुनिकता के आधुनिकतावाद के बारे में बताया है और सत्ता के बारे में बताया। ठीक है, इसके सिद्धांत के ये महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं। इन्होंने समाज, ज्ञान और सत्ता के जो संबंध है उसको बिल्कुल अलग और एकदम नए तरीके से समझाया है। तो इन्होंने समाज को कैसे समझाया है थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फूको का मुख्य विचार, यानी इन्होंने सत्ता यानी जो पावर है और ज्ञान, ठीक है, इसके ऊपर क्या कहा है देखते हैं। ये कहते हैं कि समाज में ज्ञान और विचारधाराएं सिर्फ सच्चाई नहीं होती बल्कि सत्ता का प्रभाव भी दिखाती है। यानी जो पावर में है उनका प्रभाव भी दिखाता है ज्ञान। ठीक है, जैसे कि हमारी जो संस्थाएं होती है, मान लो कोई अस्पताल है, कोई स्कूल है, कोई जेल है, ये लोगों को नियमित, अनुशासित और नियंत्रित करती है। जो भी संस्था है, ठीक है, हमारे समाज में जो भी संस्था है, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे मान लो कोई हमारी पुलिस विभाग हो, ठीक है, चाहे न्यायपालिका, कार्यपालिका, कुछ भी हो, कोई भी संस्था हो, वो सभी क्या करती है, समाज के जो लोग हैं उसको नियमित करती है, उनको अनुशासित करती है इनके अकॉर्डिंग। ये कहते हैं उदारवाद भले ही स्वतंत्रता की बात करता है लेकिन इसके अंदर भी नियंत्रण कहीं ना कहीं छुपे तौर पे हमको देखने को मिलेगा। फिर ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया दंड का। देखो ये दंड की व्याख्या कैसे करते हैं समझिए। यानी ये कहते हैं कि हमारी जो संस्थाएं हैं ना वो हमको कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है इनके अकॉर्डिंग। तो ये कहते हैं दंड के बारे में बताते हैं, सजा के बारे में बताते हैं। ये कहते हैं पुराने समय में और आधुनिक समय में, दो समय में इन्होंने दंड के बारे में बताया। ठीक है, कहते हैं कि पुराने समय में क्या होता था, खुला सार्वजनिक और शारीरिक हिंसा होती थी, यानी खुलेआम चौराहे पे लाया जाता था। कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत करता था तो उसको कोड़े बरसाए जाते थे या उसके अंग काट दिए जाते थे या उसको सबके सामने खुले में फांसी दे दी जाती थी। ठीक है, उद्देश्य क्या होता था, ताकि लोग देखें, उनके मन में डर पैदा हो कि अगर अगर हम भी गलत काम करेंगे तो हमको कोड़े बरसाए जाएंगे या हमको चौराहे पे फांसी में टांगा जा सकता है। ठीक है, ऐसा मतलब लोगों के मन में डर बिठाता था। जनता को दिखाना कि सत्ता किसके हाथ में है, ये चीज दिखाई जाती थी। फिर आधुनिक समय में क्या हुआ, जेल बना दी गई, यानी अब इस चीज को अमानवीय माना जाने लगा था। तो ये जो प्रिजन है, जो जेल है, ये बाहरी रूप से हमको मानवीय दिखता है, हमको लगता है ठीक है जेल हो गई। लेकिन फूको क्या कहते हैं समझिए, ये कहते हैं कि ये एक नया अनुशासन तंत्र है। ये जो बंदी होते हैं, इनके इनके बंदियों के शरीर ही नहीं बल्कि उनके व्यवहार और उनकी सोच को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी जो अब नया तरीका है जेल में बंद कर देना, 5 साल 10 साल की सजा दे देना, ये अलग तरीका है। इसमें लोगों को कैद किया जाता है, उनके मानसिक रूप से उनको प्रभावित किया जाता है, उनके व्यवहार, उनकी सोच को बदला जाता है। क्योंकि अब जेल में रहेगा व्यक्ति, उसको पता है 5 साल मुझे जेल में रहना है। मान लो किसी को 5 साल की सजा हो गई तो 5 साल के बाद उसे पता है वो छूट जाएगा, तो छूट जाएगा तो उसको समाज में दोबारा क्या क्राइम करना है, क्या अपराध करना है, वापिस से जेल में आना है या नहीं आना, सही गलत के बारे में सोचने के लिए उसके पास टाइम होगा, उसका कहीं ना कहीं उसके विचार बदलेंगे। ठीक है, तो ये नियंत्रण जो है जेल से बाहर भी समाज में फैल जाता है। इसमें निगरानी, नियम, रिकॉर्ड, पहचान पत्र, स्कूल अनुशासन, ऑफिस टाइमिंग, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। उदारवाद की आलोचना।
फूको उदारवाद के आलोचक हैं, उदारवाद की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये इन्होंने बताया कि उदारवाद कहता है कि समाज स्वतंत्र और तार्किक है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता कहते हैं कि आज के समय में जो संस्थाएं हैं, जैसे जेल हो गया, स्कूल हो गया, अस्पताल, पुलिस, कोई भी संस्था मान लो, ये सब अनुशासन और नियंत्रण के माध्यम से लोगों को संचालित करती है। अगर ये कहते हैं अगर समाज सच में तार्किक है, समाज सच में सही सोच सकता है, तो जेल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, पुलिस लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, ये ऐसा मानते हैं। कहते हैं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों को अनुशासित रखती है, तब व्यक्ति अनुशासन में रहता है। यानी आधुनिक समाज जो है वो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि संगठित नियंत्रण का समाज है। इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और सही में इनका कहना भी सही है। आप खुद सोचो, मान लो पुलिस ना हो, कानून ना हो, तो क्या होगा? लोग कोई भी गतिविधि करेंगे, उनको कोई डर ही नहीं होगा। ठीक है, कानून पुलिस है तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर तो रहता है ना। तो यही चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है। अब जो फूको है, इनके मुख्य विचार देखते हैं। ये कहते हैं कि सत्ता हर जगह है। ठीक है, सरकार जो है, पावर जो है वो हर जगह है। सत्ता केवल सरकार के पास नहीं होती, बल्कि हमारे जो डेली के जो व्यवहार है, हमारी जो भाषा है, हमारा जो अनुशासन है, हमारे जो नियम है, उन सब चीज़ों में छुपी होती है। क्योंकि अगर हम भाषा बोलते हैं, सही भाषा बोलते हैं, तो हमें पता है कि अगर हम गलत भाषा बोलेंगे तो हमें सजा हो सकती है। ठीक है, यानी सत्ता यहाँ पे भी है। अगर हम बाहर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें पता है कि अच्छा व्यवहार करना ही ठीक है, गलत व्यवहार करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। ठीक है, तो ये हर जगह, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो सत्ता है ना, वो केवल सरकार के पास नहीं, बल्कि हर जगह हमको अनुशासित करती है। और फिर ये ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान का मतलब यहाँ पे ज्ञान को सत्ता से दर्शाया जा रहा है, यानी जिसे सत्य कहा जाता है वो अक्सर सत्ता द्वारा बनाया गया एक स्ट्रक्चर है, यानी सरकार के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट कहते हैं कि आधुनिक समाज अनुशासनकारी समाज है। यानी सीसीटीवी क्यों लगाए जाते हैं, स्कूल में नियम क्यों बनाए जाते हैं, टाइम टेबल क्यों बनाया जाता है, रिकॉर्डिंग क्यों की जाती है, पहचान पत्र क्यों बनाए जाते हैं, ये सब कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, पहचान पत्र क्यों बनाए? मान लो कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर दे, अब उसका कोई पहचान पत्र नहीं है, कोई आईडी नहीं है, तो कैसे पहचानोगे उसे? तो पहचान पत्र बना दिया, उससे पता लग जाता है भाई ये व्यक्ति था, ये क्रिमिनल है, उसका रिकॉर्ड बन जाता है पूरा। तो ये सारी चीजें ये क्यों कहा गया है? इसलिए ताकि लोग अनुशासन में रहें। ठीक है, नेक्स्ट है जेल। जेल जो है आधुनिक नियंत्रण का एक तरीका है। जेल की व्यवस्था जो है सुधार के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी सोच और उसकी आदतों को कहीं ना कहीं बदलने का काम करती है, उसको ढालने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्क्सवादी व्याख्या। अब एक बार थोड़ा सा मार्क्सवादी व्याख्या को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, मार्क्सवादी व्याख्या ये समझने की कोशिश करती है कि समाज में जो सत्ताधारी वर्ग है, यानी जो पावर है, जिसके पास जो शासन कर रहा है वर्ग, ठीक है, अ, ठीक है, वो किस तरीके से विचारधाराओं का उपयोग करके अपने हितों को बचाए रखता है। यानी कैसे वो अपने, क्योंकि जिसके पास सत्ता है, क्या वो चाहेगा कि उसकी सत्ता चली जाए? क्या वो अपनी सरकार, मतलब मान लो किसी की सरकार है, क्या कोई चाहेगा कि मेरी सरकार चली जाए, कोई दूसरी सरकार आ जाए? कोई भी नहीं चाहेगा। ठीक है, तो वो कैसे विचारधाराओं का इस्तेमाल करता है अपने हित को बचाए रखने में, यानी अपने आप को सत्ता में रखने के लिए। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा क्या बता रही है, हमको थोड़ा डिटेल में इसको समझना होगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ मुख्य बिंदु समझते हैं। ये कहते हैं कि विचारधाराओं का उद्देश्य, यानी जो सत्ताधारी वर्ग होता है उसके शासन को वैध दिखाता है। जो उसकी विचारधारा है वो कहीं ना कहीं क्या दिखाता है कि उसका जो उसकी सत्ता है, उसकी जो पावर है वो वैध है, वो लीगल है। ठीक है, जनता के सामने एक ऐसी झूठी तस्वीर पेश करना जिसमें सब कुछ न्यायपूर्ण लगे। यानी कि जो मार्क्सवादी हैं हमेशा सरकार से थोड़ा नाराज रहते हैं। ये कहते हैं कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपना चाहे कुछ भी करे, वो उसको लीगल दिखाने की कोशिश करती है। वो जनता के सामने एक झूठी तस्वीर बनाने की कोशिश करती है जिसमें ऐसा लगे कि सब कुछ न्यायपूर्ण है, यानी सब कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि सरकार जो होती है, यानी सत्ता जो होती है, वो वास्तविकता, यानी जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको छिपाने का काम करती है। एग्जाम्पल आपके सामने है कि देखिए, विचारधाराएं जो है एक धुंधला पर्दा बनाती है जिससे वास्तविक आर्थिक सामाजिक शोषण दिखता ही नहीं है। यानी कि जो समाज में शोषण हो रहा है, जो लोगों का आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं विचारधारा के पीछे छुपा दिया जाता है। ठीक है, तो विचारधारा मेन हो जाती है, उसके पीछे जो लोगों का शोषण हो रहा है उसको छुपा दिया जाता है। आगे ये कहते हैं कि इसे संशय की हेर्मेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? संशय की हेर्मेनेटिक्स, यानी हर कथन को शक्ति संबंधों के संदर्भ में समझना। कोई भी बात है उसको शक्ति के संदर्भ में समझना, इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, तो मार्क्सवादी क्या है, सरकार से नाराज रहते हैं। सरकार, उनको लगता है कि सरकार जो होती है वो शोषण करने के लिए होती है और सरकार कहीं ना कहीं लोगों को गलत दिखाती है, यानी सच्चाई नहीं दिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं अच्छा विवेचन, यानी
ये जो वह जो विचारधारा के पर्दे को हटाकर छिपी हुई वास्तविकता को दिखाए, इसे विचारधारा की समीक्षा कहा जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि सरकार छुपाने की कोशिश करती है, आंकड़े छुपाती है, डेटा छुपाती है, ताकि लोगों को सब कुछ ऐसा लगे कि भाई सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अगर उस पर्दे को हटा दिया जाए, लोगों को वास्तविकता दिखाई जाए, सच्चाई दिखाई जाए, तो इसे कहा जाएगा विचारधारा की समीक्षा। यानी कि इनकी विचारधारा, जो भी सरकार की विचारधारा है उसकी समीक्षा, अगर उसकी समीक्षा करनी है तो सच्चाई लोगों को दिखाओ। ठीक है, तो ये तो मार्क्सवादी ऐसा मानते थे। अब सर्वसत्तावादी व्याख्या, इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या मानते हैं। तो सर्वसत्तावाद का मतलब पहले आप समझ लो क्या होता है। यानी ये एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें सरकार समाज के हर पहलू को कंट्रोल करती है, यानी राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत जीवन को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। ये एक तरह से आप मान लो ये ऐसी सरकार है जो कहीं ना कहीं, ठीक है, जो एक तरह से तानाशाह, मान लो ऐसी सरकार है, आप मान लो राजा बन जाओ, आपको किसी देश का राजा बना दिया जाए थोड़ी देर के लिए, इमेजिन करो। ठीक है, अगर आप फीमेल लड़की हो तो मान लो आपको रानी बना दिया जाए और आपको बोल दिया जाए ये जनता है, आपको इस पे शासन करना है। ठीक है, अब आप देखो, और आपको बोलते हैं कि आपके पास असीमित शक्ति है, आपके पास इतनी पावर है, अनलिमिटेड, आप जो चाहो ये वो कर दो, तो आप कहीं ना कहीं क्या हो जाओगे, तानाशाह हो जाओगे। फिर आप अपनी जनता की हर चीज को कंट्रोल करोगे, कोई भी अगर आपका विरोध करेगा तो आप उसको खत्म कर दोगे, विरोध होने ही नहीं दोगे। तो इस तरीके की जो सत्ता होती है इसको सर्वसत्तावाद कहा जाता है। यानी कि आप ये मान लो कि इसमें सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई विरोध स्वीकार नहीं किया जाता। कोई मान लो अगर आपका विरोध करना चाह रहा है तो राजा उसको तुरंत सजा दे देगा या फिर उसको गायब करवा देगा। ठीक है, इसको कहा जाता है सर्वसत्तावाद। तो सर्वसत्तावाद जो है इसकी कुछ विशेषताओं को पढ़ते हैं। तो इसमें वास्तविकता का निषेध, यानी जो रियलिटी होती है वो अलाउ नहीं होती, सच्चाई नहीं दिखाना। मान लो समाज में कुछ गलत हो रहा है तो कोई सच्चाई नहीं दिखा सकता, जैसे हमारे यहाँ पे मीडिया दिखाती है ना, ऐसा ऐसा हो रहा है, वहां पे मीडिया दिखा नहीं सकती कुछ भी। तो देखिए, यहाँ पे सरकार विरोधी विचारों को दबाया जाता है, जो भी सरकार का विरोध करेंगे उसको दबा दिया जाएगा। प्रचार नियंत्रण के जरिए वास्तविकता को बदलकर पेश किया जाता है, यानी इतना प्रचार कर दिया जाता है सही चीजों का कि जो उसके पीछे जो गलत चल रहा होता है वो छुपा दिया जाता है। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं लगने दिया जाता कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया जाता है। फिर समाज का संपूर्ण नियंत्रण, यानी पूरे समाज का कंट्रोल होता है। शिक्षा हो गई, संस्कृति हो गई, संगठन हो गया, व्यक्तिगत जीवन हो गया, सब, ठीक है, सब पे सरकार की पकड़ होती है। आपने कभी नॉर्थ कोरिया के बारे में पढ़ा है? आप नॉर्थ कोरिया के बारे में पढ़ना, वहां पे कुछ इसी प्रकार का शासन होता है। ठीक है, वहां पे सब कुछ जो होता है एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा होता है, कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता, बोलेगा तो उसको बहुत भयानक सजा दी जाती है। तो उसको बोला जाता है सर्वसत्तावाद। इसके बाद मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, एक शक्तिशाली नेतृत्व। इसमें क्या होता है, नॉर्मली आप देखोगे यहाँ पे एक ही सर्वोच्च नेता होगा। ठीक है, हमेशा एक ही राजा होगा, एक ही नेता होगा, वो ही सब कुछ कंट्रोल करेगा। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे हिटलर के बारे में आपने पढ़ा होगा, स्टालिन के बारे में पढ़ा होगा, ये एक ही नेता थे और सब कुछ कंट्रोल करते थे। ये इसी व्यवस्था को मानते थे सर्वसत्तावाद। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने हैं, जैसे नाजी जर्मनी में आप हिटलर को मान लीजिए, सोवियत में आप स्टालिन को मान लीजिए, ये वैसे ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इन्होंने भी सर्वसत्तावाद ही चलाया था। फिर प्लेटो, रूसो और सर्वसत्तावादी व्याख्या समझियो। तो कार्ल पॉपर जो थे, इनका प्लेटो पर क्या दृष्टिकोण है इसको देखते हैं। कार्ल पॉपर ने प्लेटो के बारे में बताया। ये पॉपर मानते हैं कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है, इनकी जो बुक थी रिपब्लिक, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम महत्व देती थी। ठीक है, पॉपर क्या कहते हैं, पॉपर कहते हैं कि प्लेटो की जो बुक है, ठीक है, जिसमें जो रिपब्लिक बुक है उसमें आदमी की स्वतंत्रता को बहुत कम महत्व दिया गया है। नागरिकों को एक सामान्य विचारधारा में ढालने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। इसलिए वो प्लेटो को भी सर्वसत्तावादी सोच का ही प्रेरक मानते हैं। वो कहते हैं जो प्लेटो है वो भी सर्वसत्तावादी सोच का ही हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे कंट्रोल था। फिर रूसो की बात करते हैं। रूसो की सर्वसत्तावादी आलोचना, यानी रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है, ठीक है, जो उसने लिखा है उसके बारे में, तो उसकी आलोचना भी की जाती है। आलोचक कहते हैं कि समाज में जब सबको एक ही सामान्य इच्छा का पालन करना पड़े तो व्यक्ति की स्वतंत्रता अपने आप ही सीमित हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अब मान लो मैं आपको बोलूं, जैसे आपको, अब देखो समाज है, समाज में मैं मान लो किसी को पार्टी देता हूँ, मैं अपने 10 दोस्तों को बुलाता हूँ, मैं पूछता हूँ भाई तुम्हें क्या खाना है, तो सबकी पसंद अलग हो सकती है। अब मैं बोलूँ नहीं सबको एक ही चीज खानी है, तो क्या स्वतंत्रता रह जाएगी? नहीं, फिर उनको मजबूरी में हो सकता है किसी को वो चीज पसंद हो, किसी को वो चीज ना पसंद हो, लेकिन खाना सबको है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर सबको सामान्य इच्छा ही का पालन करना पड़ेगा तो स्वतंत्रता क्या बचेगी? सीमित, ठीक है, ना के बराबर बचेगी। नेक्स्ट है विश्लेषात्मक व्याख्या। इस व्याख्या को अगर हम देखें तो इसका उद्देश्य क्या है ये समझते हैं। ये हमारे विचारों और कार्यों के पीछे जो छिपी अवचेतन, यानी जो हमारा अनकॉन्शियस इच्छाएं होती हैं, ठीक है,
और जो भय होता है हमारे मन में, जो मनोवृत्ति होती है उसको समझना है होता है। अब देखो हमारे मन में क्या होता है, हम बेशक से कुछ भी करें लेकिन हमारे मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, ठीक है। हो सकता है हम अपनी इच्छाओं को सबके सामने ना बताएं, हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ भय होता है, या हमारी किसी चीज़ के प्रति कोई एक पर्टिकुलर सोच बन जाती है कि भाई वो चीज़ ऐसी है, वो चीज़ वैसी है। किसी चीज़ को हम अच्छा मानते हैं तो किसी चीज़ को बुरा मानते हैं, ये हमारी मनोवृत्ति हो जाती है किसी के प्रकार, किसी के प्रति, ठीक है। तो इसको समझता है ये वाला जो विचारधारा है, ठीक है, तो इसको समझते हैं। ये हमारे अनकॉन्शियस मन का प्रभाव, यानी हमारे मन में जो चीजें होती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, देखो उनका मन में ये होता है भाई मैं ये खरीदूं वो खरीदूं, ये दुनिया भर की चीजें उनके मन में होती है, वो किसी के सामने बताते नहीं है कभी। तो ये उसी चीज के बारे में बताया जा रहा है कि जो हमारा अनकॉन्शियस मन है उसको प्रभाव देखो। ये कहते हैं कि हमारे कई कार्य और हमारे कई विचार ऐसे मनोवैज्ञानिक कारणों से प्रभावित होते हैं जिनके बारे में हम सचेत रूप से नहीं जानते, यानी हम सीरियस होके या फिर हम कॉन्शियस माइंड से उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिगमंड फ्रॉयड जो है इनका योगदान समझते हैं। फ्रॉयड जो है ये क्या मानते हैं, इनका मानना है कि सपने, दैनिक जीवन की छोटी गलतियां, हमारी जो डेली लाइफ में हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, या कोई भाषण में कोई चूक हो जाए, कई बार हमारी टंग स्लिप हो जाती है, यानी हम बोलना कुछ चाहते हैं और हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है। तो ये सब हमारे अवचेतन मन की जो इच्छाएं होती हैं या जो हमारी दबी हुई भावना होती हैं ये प्रकट करती हैं, ठीक है। यानी हमारे कई सपने होते हैं, हमारे मन में कुछ दबी हुई इच्छाएं होती है, तो कई बार क्या होता है हमारे सपने के रूप में या हमारी जो डेली लाइफ में जो हमसे गलतियां हो जाती है, या कई बार हम बोलते बोलते हम अपने मन की बात कह जाते हैं, तो ये कुछ वैसी ही भावनाएं होती हैं जो हमारे सामने आती है, ठीक है। ये कहते हैं कि इनकी पुस्तक यानी सपनों का व्याख्यान और दैनिक जीवन की मानसिक विकृतियों में ये चीजें जो है विस्तार में बताया गया है, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी है सपनों का व्याख्यान, इसमें इन्होंने डिटेल में इन सारी चीजों पर चर्चा कर रखी है। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांतों पर इसका उपयोग क्या है। तो मनोविश्लेषण का उपयोग जो है सिर्फ व्यक्तिगत व्यवहार समझने में ही नहीं बल्कि राजनीतिक सिद्धांत और लेखों के विश्लेषण में भी इसका किया जाता है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। यानी ये सिर्फ किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने में काम नहीं आता, बल्कि जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं ना, जो पॉलिटिकल जो आर्टिकल होते हैं, ठीक है, उसको भी विश्लेषित किया जाता है। तभी तो हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिद्धांत के अंदर, क्योंकि ये सिद्धांतों को समझने का काम करता है। तो ये हमें बताता है कि किसी राजनीतिक विचार के पीछे जो लेखक है, यानी जो उसको लिखने वाला है, उसके मन में जो भावनाएं जो दबी हुई हैं, ठीक है, वो उसकी जो मनोवृत्तियां हैं वो कैसे काम करती है। अगर हम किसी जैसे कार्ल मार्क्स के आप विचार को पढ़ोगे, मैंने आपको वर्ग सिद्धांत बताया था, तो ये जो उसको अलग नजरिए से देखा गया कि कार्ल मार्क्स ने ऐसा क्यों लिखा होगा, उसके मन में कौन सी इच्छाएं दबी होंगी, ठीक है, वो चीजें हमें सामने दिखती हैं। एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ब्रूस मैजलिस। इन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना ऑन लिबर्टी का मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करा था, ठीक है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदेश को एक नए मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझाया था, एक अलग तरीके से इन्होंने समझाया था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। अब इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी होती है, कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, तो आलोचना को देखते हैं। तो देखिए मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या जो है वो विश्वसनीय नहीं मानी जाती है, उसको सही नहीं माना जाता, उसको मतलब एक्यूरेट नहीं माना जाता। ये अक्सर क्या होता है, इसमें कल्पना और अतिशयोक्ति भी हो सकती है। कल्पना मतलब इमेजिनेशन हो सकती है, अतिशयोक्ति मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, ऐसा हो सकता है। लेखक की इसमें वास्तविक मंशा का गलत अर्थ लगाया जा सकता है। जैसे मान लो कोई लेखक कुछ लिखना चाह रहा हो, उसने कुछ लिखा हो, लेकिन उसको मनोविश्लेषणात्मक तरीके से अगर उसका अध्ययन किया जाएगा, हो सकता है कि उसका गलत अर्थ निकाल लिया जाए, ठीक है। इसमें सबूत जो होते हैं कम होते हैं, इसलिए गलतफहमी जो है वो पैदा होने का खतरा बहुत रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा नारीवादी व्याख्या, यानी अब फेमिनिज्म के नजरिए से भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो नारीवादी होते हैं वो कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि नारीवादी दृष्टिकोण क्या है। तो नारीवादी व्याख्या की अगर हम बात करें तो यह राजनीतिक विचार जो होते हैं उसको लैंगिक दृष्टि से देखते हैं, यानी जेंडर के नजरिए से देखती है। तो ये विचारधारा पूछती है कि राजनीतिक दर्शन यानी जो पॉलिटिकल फिलोसफी है उसमें महिलाओं की आवाज और उनका अनुभव कहाँ गायब हो गया है, क्योंकि ये महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान है, उसमें पुरुष ही सबसे ऊपर रखा जाता है, महिला को उतना वैल्यू उतनी महत्व नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि महिलाओं की चीजें आखिर है कहाँ, महिलाओं के विचार कहाँ पर है, उनकी आवाज कहाँ पर है, तो ऐसे ये देखते हैं। अब इसमें मुख्य तर्क क्या है ये देखते हैं। एक सुसन ओकिन है, विद्वान है, इनका कथन देखते हैं। ये कहते हैं कि युगों से राजनीतिक दर्शन की महान किताबें जो हैं वो पुरुषों के द्वारा पुरुषों के लिए और पुरुषों के बारे में लिखी गई है, इसमें महिलाएं कहाँ पर हैं, ठीक है। यानी कि जितनी भी हम किताबें पढ़ते हैं उसमें महान पुरुषों की बातें मिलती हैं, महान पुरुषों के लिए ही लिखी गई है, ठीक है, और उसमें पुरुषों के बारे में ही बताया जाता है, महिलाओं
के बारे में क्यों नहीं बताया जाता है? तो ये कहती हैं कि इसलिए महिलाओं की जो नागरिकता है, उनकी जो कानूनी स्थिति है, उनके जो राजनीतिक अधिकार हैं, इसको लंबे समय तक क्या किया गया है? इग्नोर किया गया है। ठीक है, इसको लंबे समय तक इग्नोर किया गया है। फिर आगे नारीवादी पुनर्वाचन, इसका क्या प्रभाव हुआ है इसको समझते हैं। तो नारीवादी विद्वान जो है वो पुराने जो राजनीतिक ग्रंथ है उसको नए नजरिए से पढ़ते हैं और बताते हैं कि उनमें परिवार, लैंगिक भूमिका, शक्ति संतुलन, समानता जैसे मुद्दों को छुपाया गया है। ठीक है, उसमें महिलाओं को भी इग्नोर किया गया है। कई जगहों पे चौंकाने वाले अनदेखे पहलू भी सामने आते हैं। फेमिनिज्म जो है राजनीतिक सिद्धांतों और अवधारणाओं में आजादी, अधिकार, शक्ति, न्याय, समानता, इसके पीछे छिपे लैंगिक पक्षपात को उजागर करते हैं। कहते हैं कि हम जो पढ़ते हैं ना आजादी के बारे में, हम अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं, हम शक्ति के बारे में पढ़ते हैं, न्याय के बारे में, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, दुनिया भर की चीजें हम पढ़ते हैं, लेकिन उसमें लैंगिक पक्षपात दिखता है। यानी उसमें महिलाओं को इग्नोर किया जाता है, फीमेल को महत्व दिया ही नहीं जाता है, हमेशा मेल। ठीक है, क्योंकि जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट है कहीं ना कहीं, तो मेल को ही ज्यादा दिखाया जाता है, फीमेल यानी महिला को तो उतना महत्व ही नहीं दिया जाता। ये अलग नजरिए से देखते हैं। ठीक है, आगे देखो, इनका जो विश्लेषण है इसकी कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशन भी है। अब सीमाएं क्या है देखिए, ये इतिहास का सामान्यीकरण, यानी ये प्लेटो, रूसो, मैकियावेली जैसे जो विचारक हैं इनको आधुनिक सर्वसत्तावाद से सीधा जोड़ देते हैं, और जो कि गलत माना जाता है कि भाई इनको सीधा सर्वसत्तावाद कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो अधिकारों की बात भी करते हैं, न्याय की बात भी करते हैं, स्वतंत्रता की बात भी करते हैं कई जगह, तो ऐसे कैसे आप उसको सर्वसत्तावाद कह सकते हो? तो ये गलत है। ऐसा करने से उनके जो समकालीन संदर्भ है वो भी नजरअंदाज हो जाता है, क्योंकि देखो हमें किसी भी विचारक के बारे में पढ़ना होता है तो हमें उस समय के बारे में भी पढ़ना होता है। जैसे हम प्लेटो को पढ़ते हैं तो हमें ये भी तो पढ़ना है प्लेटो ने जो लिखा है उस समय समाज क्या था। आज के समय में हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसको हमें अब उतने साल पीछे जाके भी देखना पड़ता है उस समय समाज में क्या स्थिति थी। तो कैसे हम उसको सर्वसत्तावाद बोल सकते हैं? हो सकता है उस समय सिचुएशन ही अलग रही हो बिल्कुल आज से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विचारों की अधिक सरल व्याख्या। एग्जाम्पल आपके सामने कि प्लेटो का जो रिपब्लिक है ये नाजी शासन का ब्लूप्रिंट है। इसको कहा जाता है कि नाजी शासन को दिखाता है। इस तरह का है ना कि प्लेटो के विचारों की जटिलता और विविधता को नजरअंदाज कर देता है। ठीक है, क्योंकि प्लेटो के विचार को सीधा सीधा उसको नाजी शासन ही बता दिया है, तो जाहिर सी बात है उसके विचार तो अनदेखे कर दिए गए हैं। फिर साक्ष्य की उपेक्षा, यानी जो सबूत होते हैं उसकी उपेक्षा, यानी कि कई बार क्या है ये दृष्टिकोण उन बातों को नजरअंदाज यानी इग्नोर कर देता है जो इन विचारकों के मानवीय, नैतिक या अन्य सकारात्मक पहलू को दिखाती है। उदाहरण, प्लेटो ने न्याय और नैतिकता पर भी जोर दिया, लेकिन ये विचारधारा उसके न्याय और नैतिकता पे बात नहीं करेगी, बस उसमें जो कमियां होगी बस उसको दिखाना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। फिर संकीर्णता, यानी कभी कभी नारीवादी व्याख्या जो है सिर्फ एक ही जेंडर पर ज्यादा जोर देती है और हर चीज को उस जेंडर के नजरिए से देखती है, जिसके कारण जो राजनीतिक वास्तविकता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक है, ठीक है, उन सब चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि गलत माना जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल। तो देखिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण का मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत जो हैं और जो विचार हैं उनके समय, उनकी परिस्थिति, उनके संदर्भ में समझा जाए। जैसे कि एग्जाम्पल है, अगर मैं बुद्ध के विचारों की बात करता हूँ, भगवान बुद्ध के विचारों की बात करता हूँ, तो बुद्ध ने जो विचार दिए वो किस काल के थे, जिस समय में वो बातें की गई। ठीक है, और जिस स्थिति, उस समय जो परिस्थिति थी उसमें बात की गई, तो उसके नजरिए से उसको समझना है। अगर हम अरस्तु के बारे में पढ़ते हैं तो अरस्तु के विचारों को हमें अरस्तु के समय से जोड़ के देखना पड़ेगा, उस समय क्या सिचुएशन होती थी, क्या परिस्थिति होती थी, उससे जोड़ के देखना पड़ेगा, आज से जोड़कर नहीं देखना। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम जान पाते हैं कि किसी विचारक ने क्यों वह विचार लिखा है, किस परिस्थिति में लिखा है और उसका वास्तविक अर्थ क्या है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। आज से आप 50-100 साल पीछे चले जाओ, जो शादी होती थी, विवाह होता था, आप देखोगे 14 साल की उम्र में लड़की का विवाह हो जाता था, 12 साल की उम्र में लड़की का विवाह हो जाता था, लड़का जो होता था वो भी 13, 14, 15 साल में हो जाता था, बाल विवाह होता था। तो उस समय ये चीजें लीगल मानी जाती थी, कोई गलत नहीं माना जाता था। ठीक है, उस समय के हिसाब से वो सही था। आज के समय में देखो 18 साल, 21 साल, ये जो एज कर दी गई है, आज के समय में ये चीज अलग है, क्योंकि भाई आज के समय में बाल विवाह कर दिया जाए तो वो इलीगल माना जाता है, वो गलत माना जाता है। तो समझो ना, आज के समय में कोई चीज जो अच्छी हो सकती है, जो सही हो सकती है, हो सकता है आज से 100 साल पीछे वही चीज गलत मानी जाती हो। तो अगर हम बाल विवाह के बारे में पढ़ेंगे, किसी ने लिखा है, तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जिस समय के बारे में वो लिख रहा है उस समय वो चीजें प्रचलन में थी।
उस समय वो परिस्थिति ही ऐसी थी कि वो चीजें सही मानी जाती थी। तो यही तो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, यही वो होता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ इसको। तो उसको थोड़ा सा ना विश्लेषण करते हैं इसका, यानी ऐतिहासिक अवधि की समझ। इससे क्या होता है, राजनीतिक ग्रंथ जो है किस समय लिखा गया हमको ये पता लग जाता है। किसी भी राजनीतिक ग्रंथ को हम पढ़ेंगे तो किस समय लिखा गया ये पता लगेगा, और उस समय सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां कैसी होती थी हम ये जान जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे मैकियावेली है, इसको समझने के लिए आपको 16वीं सदी में जो इटली था उसकी अव्यवस्था को समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप मैकियावेली को कैसे समझ पाओगे, ठीक है। तो ये बताता है। फिर लेखक की पृष्ठभूमि, यानी जो लिखने वाला है उसका भी बैकग्राउंड, यानी लेखक का जीवन कैसा है, उसके एक्सपीरियंस कैसे है, उसने अपने जीवन में क्या संघर्ष किया है, उसकी एजुकेशन कितनी है, क्वालिफिकेशन, उसकी जो राजनीतिक स्थितियां हैं उसको समझा जाएगा। उसके विचारों को गहराई से प्रभावित करती हैं, ठीक है। जो चीजें हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, कोई लेखक है, उसके जीवन में बहुत दुख रहे हैं, उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई है, बहुत कम पढ़ पाया है, ठीक है। तो ऐसे में जो उसके जीवन में जो उसके साथ घटा है, कहीं ना कहीं वो चीजें उसके विचारों को प्रभावित करेगी। तो यही बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है। इसलिए लेखक के पीछे जो उसकी असली प्रेरणा है वो हमें पता लगती है। फिर बौद्धिक वातावरण, तो समकालीन विचारों का प्रभाव, यानी उस समय कौन से विचार, कौन सी बहस, कौन से आंदोलन चल रहे थे, उस समय जो आंदोलन चल रहे होंगे उसके बारे में आपको पता लगेगा। किस दार्शनिक, किस धार्मिक, किस राजनीतिक परंपरा ने विचारों को प्रभावित किया है वो हमें पता लगेगा। नेक्स्ट है भाषा और अवधारणा को सही अर्थ, यानी शब्दों का अर्थ जो है समय के साथ बदलता है। इसलिए ग्रंथ में स्वतंत्रता, राज्य, लोकतंत्र, नागरिकता जैसे जो शब्द पढ़ते हैं हम, इसका जो अर्थ है वो उस समय के संदर्भ में समझना है। हो सकता है आज जिसको हम स्वतंत्रता मानते हैं, हो सकता है आज से 200, 400, 500 साल पहले उस चीज को स्वतंत्रता ना माना जाता हो, स्वतंत्रता का क्राइटेरिया और अलग हो सकता था उस समय में, ठीक है। तो हमें उसी संदर्भ में उसको समझना है। थर्ड पॉइंट है समस्या आधारित पूछताछ, प्रॉब्लम बेस्ड इंक्वायरी, यानी कि ऐतिहासिक समस्या की पहचान। विचारक जो है किस समस्या के बारे में बता रहा है, जैसे युद्ध या सामाजिक अव्यवस्था के बारे में बता रहा है, या राज्य सत्ता के बारे में बता रहा है, या दास प्रथा के बारे में बता रहा है, या असमानता के बारे में बता रहा है, किस चीज के बारे में बता रहा है, हमें उस समस्या का भी पहचान करना है। फिर विचारक की प्रतिक्रिया, यानी उसने उस समस्या का समाधान दिया है या नहीं दिया है ये भी देखेंगे। उसका सुझाव जो है वो उस समय के संदर्भ में इंपॉर्टेंट हो सकता था, क्यों हो सकता था इंपॉर्टेंट, ये भी हमको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है विचारों का विकास, यानी समय के साथ विचारों में बदलाव। राजनीतिक विचार जो होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, ठीक है, बदलते रहते हैं। आज जो राजनीतिक विचार है 100 साल के बाद वो बदल जाएंगे। आज हैं 100 साल पहले वो बदले हुए थे, ठीक है, ऐसा होता है। तो राजनीतिक विचार जो होते हैं कभी भी स्थिर नहीं होते, बदलते समय में नए अनुभव हो जाते हैं, नई परिस्थितियां हो जाती है, जिसके कारण विचार बदलते रहते हैं। आगे की सोच पर प्रभाव, यानी एक विचारक के विचार आने वाली पीढ़ियों के राजनीतिक सिद्धांतों, आंदोलनों और दर्शन को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल रूसो जो है, उसका रूसो का प्रभाव जो है वो फ्रांसीसी क्रांति पर आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है राजनीतिक सिद्धांत में ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, जॉन लॉक, और जो ये क्राइसिस हैं 17वीं सदी में, ये जो इंग्लैंड के विद्वान थे इनके बारे में देखते हैं। तो लॉक जो है, इन्होंने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें इन्होंने लिखा है कि जब इंग्लैंड में संकट चल रहा था तब राजा जो था वो कैथोलिक होगा या प्रोटेस्टेंट होगा, इस, ठीक है, इस पे बहस चल रही थी। कैथोलिक मतलब जो कैथोलिक चर्च को मानता है, प्रोटेस्टेंट मतलब ये एक सुधारवादी आंदोलन था जो ईसाई धर्म में सुधार के लिए आया था। अब राजा कैथोलिक चर्च को यानी पुरानी प्राचीन परंपरा को मानेगा या सुधार को मानेगा, ये सारी बातें थी। तो इस राजनीतिक संघर्ष को समझा किसने, जॉन लॉक ने समझा, ठीक है। लॉक ने समझा, उसने सरकार पे विचार किया, क्रांति का समर्थन देखा, जनता के अधिकार को अच्छे तरीके से समझ में आते हैं, उन सारी चीजों को समझने का इसने प्रयास किया, तब जाके इसने उसके बारे में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स और औद्योगिक क्रांति, जैसे कि मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल जो इन्होंने लिखा है, इसमें इन्होंने औद्योगिक क्रांति, फैक्ट्री सिस्टम, मजदूर और पूंजीपति के बीच में संघर्ष और पूंजीवाद के उदय के संदर्भ में पढ़ा जाता है इसको हमेशा। तो इससे क्या पता लगता है, इसमें जो वर्ग संघर्ष है, जो मैंने आपको अभी इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि समाज दो हिस्सों में होता है, अमीर गरीब, याद याद करो वो सारी चीजें बताई थी। तो इसमें हमें क्या दिखता है, इसमें हमें क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष दिखता है, इसमें हमें शोषण दिखता है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो पूंजीपति होते हैं, अमीर होते हैं, वो गरीबों का शोषण करते हैं, तो ये होता था। साम्यवादी समाज की कल्पना की गई थी कि एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है, गरीब लोग अमीरों पे आक्रमण कर देंगे, उनकी सत्ता छीन लेंगे, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना कार्ल मार्क्स के बारे में। तो ये सब कल्पना की जाती है, इससे भी कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है थॉमस हॉब्स और इंग्लिश सिविल वॉर। तो हॉब्स का जो लेविएथन जो गृह युद्ध है,
इसमें हिंसा और अराजकता के दौर के बारे में इन्होंने लिखा है। तो मनुष्य स्वार्थी है, हिंसक है, अराजकता रोकने के लिए शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें बताते हैं। तो सबने क्या करा, इतिहास की घटनाओं को देखा, परिस्थिति को देखा, उसके हिसाब से ही तो सबने लिखा है। इसी को ऐतिहासिक नजरिए से देखा जाता है। अब ये जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, इसके एडवांटेज यानी इसके बेनिफिट क्या है, तो इससे हमें गहरी और सूक्ष्म समझ मिलती है, क्योंकि हम विचारों को उस समय से जोड़ के देखते हैं, घटनाओं को जोड़ के देखते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक्चुअल में जो उसका अर्थ होता है, असली जो अर्थ होता है, वो पता लगता है। फिर हमें विचारकों के इरादों की पहचान हो जाती है, यानी जो लेखक है वो क्या लिख रहा है, वो क्यों लिख रहा है, उसके दिमाग में उस समय में कौन सी समस्या रही होगी। तो हमें ये सारी चीजें जो है पता लग जाती है, ठीक है। फिर अप्रासंगिक अर्थ निकालने से बचाता है, यानी कि कई बार क्या होता है, पुराने विचारों को हम आज के समय में देखते हैं आधुनिक संदर्भ में, तो हम गलत तरीके से पढ़ लेते हैं। हमको लगता है यार गलत है। मान लो आज से 200 साल पहले कोई किताब लिखी हो, उसमें लिखा होगा कि बाल विवाह अच्छी चीज है, तो आज आप पढ़ोगे तो आपको बुरा लगेगा, क्यों कहोगे यार ये क्या लिख दिया है, बाल विवाह कोई अच्छी चीज थोड़ी है। लेकिन जब आप इस नजरिए से समझोगे ना कि वो लिखने वाला 200 साल पहले लिख रहा है, उस समय ये चीज लीगल होती थी, उस समय कोई गलत माना नहीं जाता था, तब आपको समझ में आएगा हाँ यार उस समय तो ऐसा होता था, उस समय के हिसाब से वो ठीक होगा, लेकिन आज के समय में वो गलत है। तो हम क्या है, एक निष्पक्ष तरीके से हम उसको समझ पाएंगे, ठीक है। फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण की चुनौतियां, यानी अत्यधिक जटिल जो समय है, ठीक है, इसमें इतिहास, समाज, संस्कृति, भाषा सबका हम बहुत गहरा अध्ययन करते हैं, और इसमें शोध के बिना सही व्याख्या संभव नहीं होती। जब तक आप शोध नहीं करोगे, रिसर्च नहीं करोगे, डिटेल में नहीं जाओगे, तब तक आप सही व्याख्या नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये कुछ चुनौतियां हैं। फिर इसमें व्यक्तिपरकता का खतरा बना रहता है, यानी शोधकर्ता जो होता है कभी कभी इतिहास को अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग जोड़ने लग जाता है, और लेखक की मंशा जो है उसको समझना कठिन हो जाता है। अब मान लो मैं ही हूँ, मैं कोई किसी इतिहास की घटना पे शोध करने लग जाऊं, तो जैसे मेरे विचार है मैं उससे उसको वैसा जोड़ के देख लूंगा, लेकिन एक्चुअल में जो लिखने वाला था मैं उसको थोड़ी समझ पाऊंगा, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। थर्ड है ऐतिहासिक साक्ष्यों की कमी। कई बार क्या होता है, रिकॉर्ड अधूरे होते हैं, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं, या फिर उतनी विश्वसनीय जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो इसका पुनर्निर्माण कर पाना, यानी इतिहास का पुनर्निर्माण कर पाना कई बार कठिन हो जाता है। फिर वहां पे कल्पना यानी इमेजिनेशन डालनी ही पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब कैम्ब्रिज न्यू हिस्ट्री इसको समझते हैं। कैम्ब्रिज न्यू हिस्ट्री 1960 के बाद उभरने वाला एक प्रभावशाली आंदोलन था, ठीक है, जिसमें जो राजनीतिक विचार थे उनके ऐतिहासिक, भाषाई और राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों में समझने पे जोर दिया था उन्होंने। तो ये परंपरा मुख्य रूप से जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसके जो विद्वान थे, जिसमें पीटर ये लासलेट हो जाएंगे, ठीक है, क्विंटिन स्किनर हो जाएंगे, जॉन डनू हो जाएंगे, ये कुछ विचारक इसके महत्वपूर्ण थे। तो कैम्ब्रिज न्यू हिस्ट्री जो है इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें संदर्भ संदर्भ आधारित अध्ययन है, यानी जो कॉन्टेक्स्ट है उसके आधार पे उसका अध्ययन करना है। यानी पाठ जो है, पाठों को केवल किसने क्या लिखा नहीं, बल्कि क्यों लिखा ये भी हमको समझना है, ठीक है। किस परिस्थिति में लिखा और किसके लिए लिखा है, हमें ये सारी चीजें देखनी है। यानी कि जो कोई बुक है इतिहास की, वो लिखने वाला कौन है, क्यों लिख रहा है, क्या सोचकर लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, इन सारी चीजों को इसमें देखा जाता था। तो ये कैम्ब्रिज न्यू हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर है पाठ की यात्रा, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि एक ग्रंथ कब लिखा गया, बल्कि बाद में उसको कैसे पढ़ा गया, कैसे उसकी दोबारा से लोगों ने व्याख्या करी, कैसे राजनीतिक उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल कर लिया गया, क्या इसका अर्थ बदला, ये सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। फिर समस्या केंद्रित अध्ययन, यानी जो शोधकर्ता होते हैं वो खोजते हैं कि विचारक जो है वो किस समस्या का समाधान खोज रहा है, उसके उद्देश्य जो है वो क्या है, ठीक है, कौन सी चुनौतियों से उसको जोड़ा जाता है। फिर अगला पॉइंट है बहुदृष्टिकोण, यानी कि एक ही पद्धति से काम नहीं चल पाएगा। इतिहास, राजनीति, भाषा, समाजशास्त्र सभी को मिलाकर अध्ययन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो कैम्ब्रिज न्यू हिस्ट्री है इसके जो विद्वान थे उनका क्या योगदान है, तो पीटर जो लेस्लेट है, इन्होंने जो लॉके इसकी नई व्याख्या, ठीक है, जैसे कि लेस्लेट जो है, इन्होंने जॉन लॉक जो है, इनको इंग्लिश में जॉन लॉके पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जो लॉक थे या लॉकी जो भी आप पढ़ोगे इसको, तो इन्होंने इनकी जो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट थी,
इसको 1680 के दशक में इन्होंने जो उस समय की जो एक्सक्लूजन क्राइसिस थी, ठीक है, उस समय जो मतलब जो क्राइसिस आया था, ठीक है, जो संकट आया था, उसको जोड़कर उससे रिलेट करके पढ़ा है। तो लॉक का जो ग्रंथ है वो केवल सैद्धांतिक दर्शन नहीं था, बल्कि उस समय की जो राजनीतिक संघर्ष थी उसमें उसके बारे में सीधा सीधा हस्तक्षेप करता है, उसके बारे में बताता है। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, लॉक जो है राजनीतिक कार्यकर्ता तो थे, इसके साथ साथ वो सिद्धांतकार थे, दोनों ही थे वो। नेक्स्ट है स्किनर। अब स्किनर जो है वो किसी पाठ को समझने का सही तरीका बताते हैं, कहते हैं कि उसकी भाषा, उसकी जो शब्दावली, उसके तर्कों को समझना है जिसमें वह लिखा है। यानी कि कोई भी जो हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसकी लैंग्वेज को समझना है, उसकी शब्दावली को समझना है, लॉजिक को समझना है, ठीक है। आधुनिक नज़रों से पुराने पाठों की व्याख्या गलत हो जाएगी। अगर आप आज के नज़रिए से पढ़ोगे तो 100 साल पुरानी जो किताब पढ़ोगे तो उसका नज़रिया गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर जॉन डन जो है ये क्या कहते हैं, डन ने राजनीतिक सिद्धांत को इतिहास से अलग पढ़ने के पुराने तरीकों को खारिज कर दिया। ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो इतिहास के संदर्भ में हमको समझना है, उसकी समस्याओं को समझना है, ठीक है, उनके लक्ष्य का पता लगाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी हमें इतिहास के नजरिए से भी देखना पड़ेगा। फिर टेरेंस बॉल, ये एक अलग टॉपिक है, इनका अलग मत है, ये समझते हैं। ये कहते हैं बहु सिद्धांतवाद, यानी सिर्फ एक तरीका काफी नहीं है। अगर हमें किसी सिद्धांत को पढ़ना है तो बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे। ये कहते हैं कई दृष्टिकोणों से राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन होना चाहिए। संदर्भ का महत्व देखें तो सिद्धांतों को समझने के लिए हमें समय, समाज, उसकी भाषा और उसका ज्ञान होना जरूरी है। अगर हम समय नहीं समझ पाएंगे कि समय में क्या घटनाएं थी, उस समय का समाज कैसा था, उस समय क्या भाषाएं बोली जाती थी, क्या जरूरी ज्ञान था उस समय के लिए, तो हम संदर्भ बदलते रहेंगे और कहीं ना कहीं जो व्याख्या है वो भी गलत हो जाएगी, क्योंकि व्याख्या जो है वो समय के साथ बदलती है। अगर आप 100 साल पुरानी चीजों को आज के नजरिए से पहुंचोगे तो बिल्कुल व्याख्या बदल जाएगी, नहीं आप एग्जैक्ट पहुंच पाओगे, ठीक है। तो आपको संदर्भ का महत्व समझना है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है उस कॉन्टेक्स्ट को समझना है। फिर लेखक की मंशा, यानी जो लिखने वाला है, उस जो लेखक है, जो लिखने वाला है, उसकी इंटेंशन क्या थी, क्यों उसने लिखा है, तो लेखक ने क्या सोचा, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके विचारों का भविष्य में अलग उपयोग भी महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल, आधुनिक जो नारीवादी हैं उनके द्वारा लॉक के विचारों का उपयोग किया गया है, ठीक है। थॉमस जेफरसन जो है उन्होंने भी लॉक की अवधारणाएं अपनाई हैं। इस उपयोग के बारे में आप कह सकते हो कि लॉक ने खुद नहीं सोचा होगा कभी कि मेरी इन चीजों को बाद में ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद समस्या आधारित पढ़ना, यानी राजनीतिक विचारक जो है उनको सिर्फ उस समय में नहीं बल्कि वे किस समस्या को हल कर रहा है इस प्रश्न को भी उसको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी यूनिट खत्म हो जाती है, ठीक है। आई होप बहुत बड़ी यूनिट थी, आपको समझ में तो आई होगी। अगर आपको जरा भी डाउट है आप 2 बार 3 बार देख लो, क्योंकि आपको इस तरीके से कोई समझाएगा नहीं, ठीक है। आप पॉलिटिकल ऑनर्स को देखोगे आपको कोई भी इस तरीके से डिटेल में नहीं समझाएगा, आपको खुद से दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा न्याय करने का प्रयास किया है अपने इस चैप्टर को कि अच्छे से आपको समझाऊं। बाकी आपको अच्छे से समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आप कम से कम 1 से 2 बार वीडियो को देखो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, मैं आगे की यूनिट बहुत फास्ट बना दूंगा, ठीक है। अभी मैं घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टूडियो में नहीं जा पाया तो मैं यहीं से रिकॉर्ड कर दूंगा और आगे आप मुझे कमेंट करो, मैं जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर करा दूंगा।